ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बात की थी लास्ट क्लास में, डिफ्लेक्शन को हमने स्टार्ट कर लिया था और डिफ्लेक्शन में हम ये देख रहे थे कि बेसिकली जो हमारी इक्वेशंस, जो हमारी वाई मैक्स एंड जो थीटा मैक्स, इन दोनों की वैल्यूज निकालना ही हमारा मेन पर्पस होता है फॉर द डिफ्लेक्शन चैप्टर। ठीक है, ये कौन सी क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहा होता है ये चैप्टर? जल्दी से आंसर दीजिए, ये कौन से क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहा होता है? हमने डिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो डिफ्लेक्शन में कौन सा क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं? सोम के दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, दूसरा कौन सा क्राइटेरिया है? रिजिडिटी क्राइटेरिया। बहुत बढ़िया मानिका। ये जो हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है EI। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में रिजिडिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सियल फोर्स यानी कि AE के बेसिस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। हम किसके बेसिस पर काम नहीं कर रहे होते हैं? GJ मतलब टॉर्जनल रिजिडिटी, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिंपल पढ़ रहे होते हैं बीम को। बीम पर जब ट्रांसवर्स लोड लग रहे होते हैं तो जो बेंडिंग हो रही होती है, उस बेंडिंग के सेंस में जो भी इसका रिजिडिटी क्राइटेरिया होगा, उसके सेंस में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। हमारे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है बेंडिंग के बेसिस पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू। क्योंकि मैंने आपसे बोला डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन वो है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा। याद करो, वहां पर क्या था? थीटा था, एंगल ऑफ ट्विस्ट। उस चीज को हम डिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, वो है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है। एक है बकलिंग, जो कि मैंने कल डिफरेंस समझाया था। एक्सियल अगर कंप्रेसिव लोड जा रहा है तो वो बकलिंग क्रिएट कर रहा है, और जो उसका डिफॉर्मेशन है AE वाला, उसकी एनालिसिस हमने चैप्टर 2 में कर ली थी। तो वो रिजिडिटी क्राइटेरिया से एक्सियल लोड में होगा। तो बेंडिंग में जो रिजिडिटी क्राइटेरिया लगेगा, वो लगेगा उसका जो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, वर्टिकल मूवमेंट और दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अगर बीम वर्टिकल रखी हुई है तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द स्लोप। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल बात कर ली थी। साथ ही हमने बात की थी डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था, जिससे हमने ये निकाला। चलिए मुझे आंसर दीजिए, डबल इंटीग्रेशन में डिफरेंस मेजर होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, या एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, डिफरेंस या एब्सोल्यूट? वेरी गुड, एब्सोल्यूट। और अगर मैं उसकी बात करूं मोमेंट एरिया मेथड की, तो उसमें क्या था? मोमेंट एरिया में क्या था? डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में अपने माइंड में क्लियर रखिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में करा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि L लेंथ पर एक C पॉइंट है, इस पर डिफ्लेक्शन बताइए। कितना आया? किसी ने निकाला था या टाइम नहीं मिला? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आया था। क्वेश्चन है हमारे पास, P फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट्स हैं A B एंड ये पॉइंट है C। यहाँ पर ये है हमारे पास L/2, ठीक है, और टोटल लेंथ है हमारे पास L। ठीक है, तो इस C पर मुझे बताना था डिफ्लेक्शन की वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली इस जो बीम है वो बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी? बीम डिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। क्लियर है? ये चीजें मैंने कल समझा दी थी। तो वाई मैक्स मेरा कहां पर आएगा? वाई मैक्स मेरा आएगा यहाँ पर। ये चीज है मेरी वाई मैक्स की। क्लियर? वाई मैक्स हमारे पास निकालने के लिए जो आंसर था वो कितना निकाला था हमने? डबल इंटीग्रेशन से एंड मोमेंट एरिया मेथड से, दोनों से निकाला था। क्या आंसर आया था जल्दी से बताइए? वाई एट बी यानी कि वाई मैक्स, यानी कि वाई मैक्स कितना आया था? PL³ अपॉन PL। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए, देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो। ठीक है, क्या वो आंसर इसके बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां पर क्या निकालना होगा हमें? यहां पर निकालना होगा C पर कितना डिफ्लेक्शन है, दैट Y एट C कैसे लेंगे अभी बताइएगा? PL³/3EI। बहुत बढ़िया, PL³/3EI। ठीक है, अच्छा उसके आंसर बता रहे हो? 3PL²/8EI, 5PL³/48EI डिफ्लेक्शन एट C। अच्छा ये वैल्यूज बता रहे हैं ना आप? ठीक, ओके, ठीक है, सेम आ रही है। ओके गुड, चलो। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? PL³/3EI। दिस इज द वाई मैक्स। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? हमें C पर निकालना है। अब देखिए, अगर मैं मोमेंट एरिया मेथड की बात करूं तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? मुझे दोनों चीजें बतानी है, थीटा भी बताना है और ये आपका वाई भी बताना है। और यहाँ का जो थीटा B था उसे हम थीटा मैक्स बोले थे, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू PL²
2EI, ठीक है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आई थी PL²/2EI। तो ये वैल्यू ये थी और ये वैल्यू y मैक्स की ये थी, ठीक। अब हमारे पास जो मोमेंट एरिया मेथड होता है उसको लगाने का तरीका देखिएगा, थीटा किस पॉइंट पर निकालना है। सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट आएगा वो है जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, कौन सा हो गया, सी, थीटा सी माइनस क्या करोगे, थीटा सी माइनस कौन सा करोगे, माइनस अगर आप ये करते हो, ध्यान से समझो ये डिफरेंस ही तो है, इस चीज की बारीकी को समझो, थीटा सी माइनस नॉन एक तरह से करो, नॉन। अगर आपने वाई मैक्स यानी कि थीटा मैक्स निकाल लिया है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर पहले इसका फिगर, एक सेकेंड सॉरी यहां रोकिएगा, इस चीज का पहले यहाँ फिगर बना लो, ठीक है, इसके नीचे ही बना लेते हैं। इसका मोमेंट एरिया M/EI डायग्राम ये बन गया, मतलब PL/EI हो गया, PL/EI हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी वैल्यू C है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, दो तरीके लेके चलूंगा। एक है मेरा मोमेंट एरिया मेथड से थीटा सी निकालना है, आपकी इच्छा है, आप नॉन वैल्यू कौन से लेके चलोगे वो आपके ऊपर है, बट ये चीज याद रखिएगा, एरिया बिटवीन दीज पॉइंट्स लेना है, ठीक है, एरिया बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है, जो यहां पर मैंने बिटवीन दीज पॉइंट्स, जो यहां पर मैंने पॉइंट्स लिए हैं उन्हीं को लेके चलना है। तो ये स्ट्रिक्ट मत करना, जो मैंने कल बोला था उसे स्ट्रिक्ट मत करना, वो बेसिकली मैंने थीटा ए 0 था मेरे पास, नोन था, यहां अगर आपने थीटा बी निकाल लिया है तो थीटा बी भी हमारे लिए नोन है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिक्स को ही लेके चलो, अगर थीटा बी नोन है आपके पास, अगर ये चीज आपको याद है, ठीक है, तो अब एरिया किसका लिया जाएगा, सी और बी के बीच का, यहां पर एरिया लिया जाएगा सी और बी के बीच का, मतलब ये वाला एरिया, इसे मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ये है मेरा सी और बी के बीच का एरिया, बात क्लियर है। तो एरिया अंडर सी एंड बी कितना हो जाएगा, प्लीज इसका आंसर निकालो, दोनों साइड से करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये हो गया L/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी P × L/2, क्लियर है, डिवाइडेड बाय में क्या करोगे, EI, ठीक है, तो ये हो गया, इसकी हाइट, ये हो गया इसका बेस, ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब L/2 इंटू PL/2EI, सो आंसर विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PL² 8EI, बट ये क्या मेरा आंसर है, नहीं, क्योंकि आपको जो थीटा बी नोन है वो यहां से है PL² 2EI, तो इसको यहाँ पर ये ऐड करेंगे क्योंकि इस साइड ये प्लस हो जाएगा, तो PL² 8EI प्लस में PL² 2EI, सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 चौक 8 मतलब 5 PL² 8EI, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। यहां से ये चीज समझ में आ रही है, मतलब मोमेंट एरिया मेथड को सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कंफाइन मत कर लेना इस जगह कि हमेशा ये चीज हमारे पास जरूरी होगी कि हमें यही लेके चलना होगा ना, ये चीज आप छोटे से इस वाले सेगमेंट पर भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको थीटा भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू थीटा बी के साथ में निकाल सकते हैं। अगर थीटा बी याद नहीं है तो पहले फिर से वही वाली चीज लगानी पड़ेगी जो कि फिक्स सपोर्ट पर याद है, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज होती हैं वो आती फिक्स सपोर्ट से ही है, बट ये चीजें आपको फ्रिक्वेंटली यूज करनी है अपने एग्जाम में, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वाई मैक्स एंड थीटा मैक्स, ठीक है। अब इसको पुराने तरीके से भी कर लेते हैं, मतलब एक तो हो गया ये वाली चीज, दूसरी हो गई क्या, थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, कब, जब मुझे वाई थीटा मैक्स पता नहीं है, तो मुझे ये तो पता है ना, थीटा ए तो पता है ना, तो अब मैं क्या लेके चलूंगा, थीटा ए 0, तो थीटा सी माइनस थीटा ए, अब क्या होगा, ए और सी के बीच का एरिया, मतलब कौन सा एरिया, ए और सी के बीच का एरिया है आपके पास ये रहा, ए और सी के बीच का एरिया है ये, चाहे यहाँ पर ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या फिर यहाँ पर इन चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे कि मैंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको मैंने बोला 2 और इसको बोला 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, हमेशा इस तरह से लेके चलना, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मत लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये है PL/EI टोटल, जबकि ये था PL/2EI, तो यहां से यहां तक वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा PL/2EI, दिख रहा है ना, यहां से एकदम सिमिलर है, पैरेलल है, ये जो रेस्ट बचा है ये कितना होगा, PL/2EI, क्योंकि टोटल क्या था PL/EI, तो आधा ये हुआ, आधा नीचे वाला हुआ, बेस कितना है, बेस है हमारा L/2, बेस है हमारा L/2, क्लियर हो रहा है। तो यहां से हमारे पास एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ द टू क्या है हमारा, रेक्टेंगल का क्या हो गया, हाइट इनटू लेंथ, ठीक है, ये वाली कितनी हो गई, PL/2EI, ठीक है, एंड प्लस में A3 हमारे पास कितना है, ये वाला, तो इसका क्या हो गया 1/2, बेस कितना है L/2 इंटू हाइट कितनी है PL/2EI, क्लियर।
तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आप चेक कर लो। थीटा ए तो हमारे पास 0 है, ठीक है, तो थीटा सी की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है क्या, इसको कैलकुलेट करके पीएल स्क्वायर अपॉन 4EI प्लस में पीएल स्क्वायर अपॉन 8EI, एक सेकेंड, पीएल स्क्वायर अपॉन 8EI। कहाँ 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 गलती हो रही है, जल्दी से बताओ। हाँ, पीएल स्क्वायर 3 आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है? ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से वैल्यू निकालो, इसकी कितनी आ रही है 8EI, ठीक है, और ये हो गया 3PL स्क्वायर, ठीक है, 3PL स्क्वायर बाई 8EI। क्लियर? हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका 3PL स्क्वायर बाई 8EI, ठीक है, ये हमारा सिंपल मेथड है, ठीक है, कि हमने थीटा सी माइनस थीटा ए, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो हम यहाँ पर थीटा ए लेके चले वो चीज हो गई थी 0, तो इसके साइन कन्वेंशन की दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको यहाँ पर, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 का कोई साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको, डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगे निकल के। अब यहाँ जो एक चीज मेन थी ना, वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो एरियाज हैं ये एक्चुअल में निगेटिव साइन के साथ रहते हैं, ये एरियाज जो हैं वो किसके साथ रहेंगे, निगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि m यहाँ पर क्या है, होगिंग, m क्या है यहाँ पर, होगिंग, ठीक है, तो ये हमेशा निगेटिव साइन के साथ रहते हैं, तभी तो मैंने कल आपको बताया भी था कि जो ये वाली चीज जा रही है ये हमारा निगेटिव एंगल होता है, ये हमारा निगेटिव एंगल होता है, और y हमारा यहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है, तो ये हमारा सेंस लेके भी चलना था हमें जब हमने ये वाली चीज अप्लाई की थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ दिस हमने लिया था 1/2 L/2 इंटू PL अपॉन 2EI, तो यहाँ PL स्क्वायर बाई 8EI आया था, ठीक है, तो ये PL स्क्वायर बाई 8EI तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, हमें यहाँ थीटा बी माइनस थीटा सी लेके चलना था, ठीक है, हमें यहाँ क्या लेके चलना था, थीटा बी माइनस थीटा सी, ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस और नो, ठीक, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लेना, यहाँ पर थीटा बी माइनस थीटा सी लेके चलना पड़ेगा अगर ये प्लस साइन लेके चलना है आपको, ठीक, चलिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा बी माइनस थीटा सी की, यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड जाके थीटा बी क्या है हमारे पास, PL स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है, PL स्क्वायर बाई 2EI, ठीक, तो PL स्क्वायर बाई 2EI तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ठीक, PL स्क्वायर बाई 2EI ये PL स्क्वायर बाई 8EI, ठीक है, तो माइनस में हमारे पास आएगी वैल्यू, ठीक है, माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी PL स्क्वायर बाई 8EI, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बी माइनस थीटा सी, ठीक है, तो थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा सी इक्वल टू थीटा बी माइनस में समथिंग, ठीक है, तो थीटा बी माइनस में समथिंग, थीटा बी की वैल्यू क्या थी, PL स्क्वायर बाई 2EI माइनस में PL स्क्वायर बाई 8EI, ठीक है, सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 चौक 8, 4 माइनस 1 मतलब 3 PL स्क्वायर बाई यहाँ पर हो जाएगा 8EI, ठीक है, ये हमारे पास थीटा सी निकल के आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, वो थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक है, थीटा बी माइनस थीटा सी प्लस एरिया होगा, थीटा बी माइनस थीटा सी प्लस एरिया होगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए हम सीधा क्या लेके चल लेते हैं, 0 की वैल्यू के हिसाब से मैग्नीट्यूड वाइज सीधा आंसर, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सीधा आंसर हो जाता है, जबकि यहाँ हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा एरिया में क्या है, ठीक है, चलिए, ठीक, तो यहां तक की बात हो गई। अब फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया यहाँ पर कि आप मोमेंट एरिया मेथड को सिर्फ और सिर्फ
हमेशा ही जीरो वाले से नहीं लेंगे। ये चीज हो सकती है कि आप यहां से भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, दोनों से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस एरिया का प्लस और माइनस भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आगे का पार्ट है दैट इज दी वाई बी एंड सॉरी वाई सी निकालना। वाई सी निकालना, तो वाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई सी, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब आपको समझ में तो आ गया मुझे क्या बताना था यहाँ पर, कि 2 पॉइंट के साथ में आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन लेके चल लेते हैं यहाँ पर, वाई सी माइनस वाई ए हमारे पास क्या है, 0, हमें नोन है, ठीक है, इक्वल टू सी और ए के बीच का एरिया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। सी और ए के बीच का एरिया हमारा किस तरह का आ रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर a इंटू एक्स बार, याद है ना फॉर्मूला, a इंटू एक्स बार। ये a इंटू एक्स बार को कैसे करोगे, अब आप जो ये ट्रेपेजॉइडल यहाँ पर शेप आ रही है, इस शेप के बेसिस पर आप इसका सेंट्रोइड निकालोगे, बस यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सेंट्रोइड निकालने में आपको एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। आपको क्या कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ये कौन सी वाली चीजें जा रही है, सीधी एक्स बार वाली। ये कौन सी वाली है, एक्स बार वाली। मतलब अगर ये डिस्टेंस मेरी एक्स डायरेक्शन में है तो ये एक्स बार वाली डिस्टेंसेज है ना। तो आप क्या करोगे, पहले करोगे a1x, ये जो एरिया है ये वाला 2, a2 इंटू x2 बार, मतलब इसका इंडिविजुअल x2 बार, ठीक है। क्योंकि ये जो a इंटू एक्स बार है ना, ये वैल्यू वही देगा। आपको याद होगा अगर दो हमारे पास कोई फिगर जो ऐड होते हैं उनका जो एक्स बार, टोटल का एक्स बार होता है वो क्या होता है, a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार अपॉन में टोटल एरिया a1 प्लस a2, ये होता है। आपके यहाँ जो फॉर्मूला था वो यही तो था कि दोनों का एरिया मतलब कंबाइंड एरिया, कहां दिख रहा है, ये रहा, कंबाइंड एरिया इनटू एक्स बार। एक्स बार क्या है, इस टोटल का एक्स बार यहां कहीं काम कर रहा होगा, इस टोटल का एक्स बार यहां कहीं काम कर रहा होगा, वो वैल्यू। मुझे टोटल एरिया इंटू एक्स बार करना है, तो क्या करूंगा, इसे इस सेंस में लेके चलूंगा। तो टोटल एरिया इंटू एक्स बार क्या निकल के आ गया, टोटल एरिया इंटू एक्स बार निकल के आ गया a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार। इसे हमेशा ऐसे ही याद रखना, इसको डायरेक्टली हम ऐसे लेके चलेंगे। अब a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार, इंडिविजुअल क्या करो, बहुत इजी पड़ जाता है। तो a1 x1 बार मतलब यहाँ a2 है, 2 और 3 के नाम से दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में ये तो आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर सिंपल एक रिलेशन, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो और देख लो, इसका जो कैलकुलेशन आने वाला है वो और देख लो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं वाई सी माइनस वाई ए इक्वल टू a1 x1 बार। अब ध्यान से समझना कि जो x1 बार है वो मेजर कहां से किया जाएगा, वो किया जाएगा नॉन जीरो स्लोप से, जिसमें से एक स्लोप हो गया जीरो स्लोप, दूसरा हमें नॉन जीरो स्लोप। डिफ्लेक्शन में हमेशा कोशिश करना कि इन दो के बीच में मत निकालना, फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं यहाँ कहता हूँ वाई सी और वाई बी को लेके यूज कर रहे हो तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी डायरेक्शन से जो वैल्यू है वो लें, ठीक है। इसीलिए हमेशा क्या ऐड किया करो इसमें कि कहां पर जीरो स्लोप है, आप उस चीज को ऐड करके चलोगे अपने माइंड में। तो जीरो स्लोप हमारे पास इसमें आ रहा है, तो नॉन जीरो स्लोप हो गया ये वाला। तो वाई सी की तरफ से, सॉरी सी की तरफ से हम एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सी की तरफ से ये वाली वैल्यू क्या है, ये है हमारी x1 बार, यहां से समझ रहे हो। और ये जो वैल्यू होगी इसका 3 वाले का सेंट्रोइड, वो कितना होगा, x2 बार। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, a2, इसे 2 बोल दो, सॉरी इसे 3 बोल दो। तो यहाँ हो गया a2 इंटू x2 बार प्लस a3 इंटू x3 बार। तो a2 हमारे पास कितना है, पहले कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। बेस इंटू हाइट कितनी है, pl अपॉन 2ei, ठीक है, इंटू x2 बार कितना है मेरे पास, x2 बार है इसका आधा, मतलब ly2 का आधा, मतलब ly4 प्लस ly2 का आधा हो गया ना, ये लेंथ ly2 है उसका आधा हो गया, तो यहाँ सेंट्रोइड हो गया। अब इसमें कौन सी लेंथ होगी, x3 बार की वैल्यू कितनी होगी, ये ly2 है, तो ly2 का कितना होगा, ये है वर्टेक्स से होती है 2/3 ऑफ x, मतलब 2/3 ऑफ लेंथ ly2, ठीक है। तो ये है मेरी x3 बार। क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया, 1/2 इंटू बेस कितना है ly2 इंटू हाइट कितनी है pl अपॉन 2ei इंटू x3 बार कितना है, ये निकाला था 2/3 इंटू ly2, ठीक। तो यहां से आंसर हमारे पास कितना आ गया, pl क्यूब अपॉन 2 दूनी 4, 4 चौक 16 ei प्लस में pl क्यूब अपॉन, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, pl क्यूब अपॉन में
2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ठीक है EI। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 48 EI, 16 या 48 प्लस 24 दूनी, ठीक है। तो PL क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 PL क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है। ये क्लियर हो गया YC इक्वल टू, क्योंकि YA क्या हो गया है 0, ठीक है। यहां तक ये समझ में आ गया, ठीक। ये यहां तक वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया। ये सुनो जल्दी से बताइए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, जो मैंने कल आपको दिया था, ठीक है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, अब इनको रिलेट भी करवाऊंगा मैं आगे। सेकंड क्वेश्चन था कि P फोर्स यहां लग रहा है LY2 पर और B पॉइंट ये है। तो अब इसका मैंने हर एक पॉइंट का थीटा एंड आपसे Y पूछा था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा ACB, ठीक है। फोर्स लग रहा है यहाँ पर P, कितने पर LY2 पर, ठीक है। इसका मोमेंट एरिया डायग्राम बना के, सॉरी यहाँ पर इसका M अपॉन EI डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, M का डायग्राम क्या होगा, यहां से शुरू होगा क्योंकि ये चीज 0 रहेगी, यहां से शुरू होगा, लेंथ कितनी होगी ये वाली PL/2, ना कि PL, गलती मत करना, P यहां लग रहा है, आगे वाले पार्ट पर कोई भी मोमेंट नहीं होगा। दिस इज द BMD चैप्टर 3, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसका ही M अपॉन EI डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, क्योंकि EI कांस्टेंट है तो सीधा यही बना दिया, M का डायग्राम में EI से डिवाइड कर दिया, यही बनेगा, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही तो होता है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर चाहिए मुझे पहले थीटा बी निकाल लो, ठीक है। थीटा बी, तो थीटा बी से पहले आप थीटा सी निकालो, थीटा सी इज द बेटर, ठीक है। पहले थीटा सी निकालो। थीटा सी कैसे निकलेगा, थीटा सी क्या होगा, थीटा सी माइनस थीटा ए, क्योंकि आपको थीटा ए की वैल्यू पता है, तो आपने क्या किया, थीटा सी माइनस थीटा ए, मोमेंट एरिया मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। थीटा सी माइनस थीटा ए क्या होगा, एरिया ऑफ दिस डायग्राम, तो ए सी एंड बी, तो ए सी बी का एरिया क्या हो गया, ये रहा, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है LY2, तो एक ट्राइंगल है, सो 1/2 LY2 इंटू में PL अपॉन 2EI, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, PL स्क्वायर, सॉरी PL स्क्वायर अपॉन में ये 8EI, दिस विल बी द आंसर फॉर द थीटा सी। ये क्या हो गया मेरा थीटा सी, क्योंकि थीटा ए है क्या 0, तो PL स्क्वायर अपॉन में 8EI हो गया मेरा थीटा सी। ये वैल्यू कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये जो फिगर है ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल है, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर ये जाएगी हमारी क्या, ये कल भी समझाया था मैंने आपको, यहां से यहाँ ये जो एंगल है ये क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए, ये कैसी जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट के बाद में कैसी जाएगी, जो ग्रीन लाइन है दैट इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कल भी बात हुई थी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो ये एंगल आएगा थीटा सी, वही एंगल थीटा सी जो आ रहा है, वही एंगल यहाँ का भी तो होगा ना, इसकी जो टेंजेंट है थीटा बी। तो ये थीटा सी और थीटा बी है, दोनों सेम है हमारे। हमारे पास अब क्या निकालना है, थीटा सी तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब थीटा सॉरी वाई सी निकालो, तो वाई सी भी फिर से मोमेंट एरिया मेथड से, तो वाई सी माइनस वाई ए इक्वल टू ए इंटू एक्स बार, ए तो हमारे पास ये हो गया L1/2 LY2 इंटू PL अपॉन 2EI, ठीक है। और एक्स बार कितना होगा, कहां से, नॉन जीरो स्लोप, नॉन जीरो स्लोप थीटा सी है ना, थीटा ए 0 है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली, दिस इज दी एक्स बार। तो एक्स बार कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 ऑफ लेंथ, और लेंथ कितनी है यहाँ LY2। सो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएंगे, PL क्यूब अपॉन, यहाँ से आ गया PL क्यूब अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 EI। ये हो गया मेरा YC, क्योंकि YA हमारा क्या है 0, सो YC विल बी PL क्यूब अपॉन 24 EI। बात क्लियर है, ठीक है। तो YC की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली YC आ गया, ठीक है। अब मुझे आपसे पूछना है, मैंने दो चीजें आंसर दे दी, थीटा सी एंड YC। अब मुझे आप बताइए थीटा बी एंड वाई बी, तो थीटा बी की कैलकुलेशन क्या करोगे, थीटा बी हमें निकालना है, तो थीटा बी माइनस थीटा ए करो, ठीक है। सिंपल फॉर्मुलेशन के लिए थीटा बी माइनस थीटा ए करो, ठीक है। तो थीटा बी माइनस थीटा ए, नहीं तो थीटा बी माइनस थीटा सी कर सकते हो, तो क्या होगा वहां पर यहाँ एरिया कितना है 0, सो थीटा बी इक्वल टू थीटा सी। अगर आप यहाँ थीटा बी माइनस थीटा सी करते हो तो आपको क्या दिखेगा, इसका एरिया कितना है M अपॉन EI डायग्राम का 0, सो थीटा बी इक्वल टू थीटा सी, ये यहाँ से भी प्रूफ हो गया। जो अभी स्ट्रेट लाइन में हमने यहाँ दिखाया था वो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, थीटा बी की वैल्यू लेनी है, थीटा सी तो सेम आएगा, तो यहाँ से तो कोई फायदा नहीं लगेगा, क्या लोगे, थीटा बी माइनस थीटा ए, तब भी क्या होगा, वही चीज आएगी हमारी, थीटा बी इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए तो 0 हो जाएगा, तो थीटा बी की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ दिस डायग्राम कितना होगा, ए
ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया A1 प्लस A2 ऐसे। तो ये A1 क्या है मेरा 0, ये वाली वैल्यू तो 0 है ना, तो यही तो बची फिर से, तो क्या हो जाएगा ये फिर से हमारा थीटा सी के बराबर ही होगा, जो हमने थीटा सी निकाला है उसी के बराबर होगा। तो सारी चीजें बराबर हैं, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा PL स्क्वायर अपॉन में 8EI, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, ठीक है। बट वाई बी में डिफरेंस आएगा। वाई बी कैसे निकालोगे, वाई बी कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं अभी पहले लेके चल रहा हूँ मोमेंट एरिया मेथड का। क्या वाई बी की वैल्यू, यहाँ पर ये जो आएगी, ये वाई बी की वैल्यू किससे आएगी, इसके थ्रू। तो वाई बी माइनस वाई ए, एक है नॉन जीरो स्लोप तो एक है जीरो स्लोप, तो जीरो स्लोप वाला कौन सा पॉइंट है ए, तो वाई बी माइनस वाई ए, गलती मत करना यहाँ, वाई बी माइनस वाई सी मत कर लेना, वाई सी भी नॉन जीरो स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो लेना है एक नॉन जीरो, तो वाई बी माइनस वाई ए इक्वल टू एरिया ऑफ द ए बी डायग्राम, एरिया ऑफ ए बी डायग्राम इनटू एक्स बार। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले टर्म में। क्या A1 मैं लेके चल रहा हूँ इस वाले एरिया को, A2 लेके चल रहा हूँ मैं इस वाले एरिया को, समझो A1 लेके चला इस एरिया को और A2 लेके चला इस एरिया को, ठीक है। तो A1 का x1 बार कितना होगा, A1 की क्योंकि वैल्यू ही 0 है तो x1 बार वैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ Ly2 के सेंस में आएगा, Ly4 के सेंस में लिख दो भले सही, बट यहाँ पर इसका A1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू भी क्या होगी, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। प्लस में A2 इंटू x2 बार, A2 कितना है, A2 है ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया 1/2 PL अपॉन 2EI इंटू यहाँ पर हो गया Ly2। अब मुझे x2 बार बताइए कितना होगा, x2 बार कितना होगा, हाँ वेरी गुड, आंसर आ गया आपका x2 बार। और बताइए पहले x2 बार बताइए प्लीज, जिन्होंने भी आंसर निकाल लिया है, x2 बार क्या रखा था यहाँ पे, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो मैं पूछना चाह रहा हूँ x2 बार कितना होगा, x2 बार क्या मेरा ये होगा, x2 बार समझ रहे हो, इस एरिया का x2 बार मतलब इस एरिया का सेंट्रोइड, कहां से, नॉन जीरो स्लोप से। नॉन जीरो स्लोप कौन सा है, बी पॉइंट, इस फिगर में इस इक्वेशन में, तो बी पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया ये, तो इस बी पॉइंट के अबाउट कितनी यहाँ की x2 बार की डिस्टेंस है वो मेजर करनी है, दिस इज द x2 बार, दिस इज द x2 बार, ठीक है, आया आंसर, हाँ ठीक, वेरी गुड। x2 बार क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज द x2 बार। यहां गलती मत करना, x2 बार की वैल्यू फिर से वही लिख दो 2/3 ऑफ Ly2, Ly2 नहीं है मतलब A2 ठीक है, बट x2 बार यहां से मेजर नहीं होगा जहां से A2 मेजर किया, A2 मेजर कर रहे हैं, बट x2 बार कहां से होगा, x2 बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप टू दैट पर्टिकुलर एरिया के सेंट्रोइड की, ठीक है, एरिया के सेंट्रोइड के नॉन जीरो स्लोप से, कौन से नॉन जीरो स्लोप, जो इस इक्वेशन में बी रखा है, तो b से डिस्टेंस, तो x2 बार की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ये कितना है Ly2, यहां से यहां तक है Ly2 में क्या जोड़ दोगे 2/3 ऑफ Ly2 में 2/3 ऑफ Ly2 जोड़ दोगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसे Ly2 प्लस 2/3 ऑफ Ly2, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, PL स्क्वायर अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 EI, ठीक है, इनटू में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 6, मतलब कितना हो जाएगा 5Ly6, आपने आंसर भी दे रखा था, ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5PL³ अपॉन में 48EI। देखो अब यहाँ से क्या निकल के आया, ये है मेरा YB, ये तो हो गया एक तरीका, किससे, मोमेंट एरिया मेथड से। इसी क्वेश्चन में मैं साथ में ये तरीका और लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में साथ में ये तरीका और लेके चल रहा हूँ। क्या, इस फिगर को मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के सेंस में फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ से क्या हुआ कि ये आपने ऐसे फिगर बनाया, ठीक है, ये आगे सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, तो इसमें ये यहाँ से हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो एंगल है जो थीटा बी आपने कैलकुलेट किया था, सॉरी थीटा सी, वो थीटा बी के बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल तो हमारे पास हो गया थीटा सी, जो कि हमने निकाल लिया था यहाँ से, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने वाई सी निकाल लिया था, तो वाई सी यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मुझे ये वाली अगर लेंथ मिल जाए तो मुझे सीधा मिल जाएगा वाई बी मुझे सीधा मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया मेरा वाई बी यानी कि वाई मैक्स। तो वाई बी निकालने के लिए आप इसे वाई बोल दो, इसे बोल दिया वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई होगा मेरा tan थीटा
tan थीटा c इक्वल टू y अपॉन में क्या, ये लेंथ दे रखी है L/2, तो y अपॉन में L/2, सो y की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा c। क्योंकि ये थीटा बहुत छोटे होते हैं, कल भी समझाया था, इस वजह से यहाँ थीटा सी की वैल्यू डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा सी की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी, PL² अपॉन में 8EI, इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा L/2, सो आंसर आ गया PL³ अपॉन में 16EI। कि ये है मेरा y की वैल्यू, बट ये y क्या है, y है ये वाला यहां से यहां तक का, तो मुझे क्या है y मैक्स चाहिए, तो y मैक्स में क्या करूंगा मैं, y मैक्स लिखूंगा या इसे yb लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा y प्लस yc। यहाँ से दिख रहा है ना y मैक्स इक्वल टू y प्लस yc, तो y की वैल्यू कितनी अभी आपने निकाली PL³ अपॉन 16EI, ठीक है, और उसमें yc की वैल्यू जोड़ दो, तो yc की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, देखो PL³ अपॉन 24EI। बस इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 48EI, सो यहाँ पर आ जाएगा 5PL³। ठीक है, ये हो गया मेरा YB। दोनों मेथड समझ में आ गए। एक मेथड है मोमेंट एरिया मेथड, दूसरा मेथड है हमारा सीधा ज्योमेट्रिकल मेथड। सीधा ज्योमेट्रिकल मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये हो गया हमारा मोमेंट एरिया मेथड। हाँ, ये कंफर्म है कि आपने मोमेंट एरिया मेथड से ही पहले YC एंड थीटा C निकाला था, तभी इस चीज को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, यहां से जो आउटकम आया, आउटकम क्या आया देखते हैं इस चीज को। आउटकम यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है क्या, कि ये जो फिगर है इसमें फर्स्ट वाला फिगर था ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पर P लग रहा था, ये पॉइंट था हमारे पास C, ये था B, ये था A। ठीक है, और दूसरे फिगर में, इसके फिगर की अगर ये वैल्यूज देखोगे तो ये वैल्यूज कुछ ऐसे जा रही है। और अगर मैं इस फिगर को यहां देखता हूं, इस फिगर को मैं यहां देखता हूं, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, ये फिगर मैं अब यहां देखता हूं ऐसे, और यहां पर मैं अगर ये वाली वैल्यू लेके चलूं P, ठीक है, तो अब देखना, ये वैल्यू अगर मैं P लेके चला तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो मेरे पास यहाँ की वैल्यू आ रही है विद रिस्पेक्ट टू C, वही मेरी विद रिस्पेक्ट टू B आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, यहां से स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, समझो यहाँ जो आपने YC निकाली थी, कितनी निकाली थी इस केस में, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस जो आपने अभी इवैल्यूएट किया। तो फर्स्ट केस में YC कितना निकाला था आपने, YC निकाला था ड्यू टू ए पॉइंट फोर्स जो कि B पर लग रहा था, उसकी वजह से YC निकल के आया था 5PL³ अपॉन 48EI। ठीक है, YC निकल के आया था, मतलब C पॉइंट पर। बट अगर मैं C पॉइंट पर ही वही फोर्स ट्रांसमिट कर दूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जो इसका जिस पॉइंट पर फोर्स ट्रांसमिट पहले कर रहे थे, उस पॉइंट पर वैल्यू निकल के क्या आ रही है, वही सेम जो यहाँ आई थी। मतलब YB क्या आ रहा है यहाँ पर, YB आ रहा है 5PL³ अपॉन 48EI। तो यहां से एक चीज निष्कर्ष में निकलती है क्या, यहां से एक चीज निकलती है कि अगर मैं एक सिस्टम ये लेके चलता हूं, एक ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर एक सिस्टम लेके चला मैं, चाहे वो कैंटिलीवर हो चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो, कंडीशन क्या है, ओनली पॉइंट फोर्स लग रहे हैं, ओनली पॉइंट फोर्स लग रहे हैं। पॉइंट फोर्स अगर लगे, ठीक है, तो ओनली एक पॉइंट फोर्स लग रहा है बेसिकली, वो पॉइंट फोर्स मतलब ऑब्वियस है रिएक्शन तो आ ही रही होगी, उसकी बात नहीं कर रहे, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन तो उसका एक्सटर्नल एक तरह से इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वो पॉइंट फोर्स यहाँ लगाता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ लगाता हूँ, ये मेरे पास B पॉइंट है, और मैं कहता हूँ कि मुझे C पर डिफ्लेक्शन देखना है, तो B पॉइंट पर लगने वाले P फोर्स पर जब मैं C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है यहाँ पर, जब मैं C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखता हूं, तो जो ये C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है YC, इसको मैं लिख रहा हूं YC ड्यू टू P एट B। ठीक है, ध्यान से समझो, YC ड्यू टू P एट B, जब B पर लग रहा था तो मेरा YC ये आ रहा है, ठीक है, तो मेरा YC ये आ रहा है, बराबर होगा किसके, ये डिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा किसके, जब इसी कंडीशन में इसी बीम पर मैं क्या कर दूं, C पर मैं फोर्स, ये C पहले से डिफाइन कर लिया था मैंने, इस C पर मैं ये वाला फोर्स ट्रांसमिट कर दूं, तो ये फोर्स यहां ट्रांसमिट हुआ, तो यहां कुछ नहीं बचा,
मोमेंट वाली बात नहीं कर रहा, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, बॉडी सेम है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। बट अगर मैंने ये कैलकुलेशन कर ली तो मैं अब दूसरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा आंसर दे दूंगा क्या, कि अगर मैं पी फोर्स को इस सी पॉइंट पर ट्रांसमिट कर दूं, मतलब सी पॉइंट पर लगाऊं, तो जहां पर पहले फोर्स लगा था, ध्यान से समझो, जो जहां पर पहले फोर्स लगा था उस पर डिफ्लेक्शन, जहां पर पहले फोर्स लगाया हुआ था उस पर डिफ्लेक्शन जो आएगा वाई बी, ठीक है, जो वाई बी आएगा, ठीक है, जो वाई बी आएगा वो वाई बी मेरा पुराने वाले वाई सी के बराबर होगा। मतलब जिस पॉइंट पर पहले फोर्स लग रहा था एट बी, जिस पर फोर्स लग रहा था उससे आपने सी पर एक वैल्यू निकाली थी वाई सी ड्यू टू पी एट बी, अब क्या होगा एट बी, मतलब बी पर जो डिफ्लेक्शन है, बी पर जो डिफ्लेक्शन है वाई बी, ये किसकी वजह से, वाई बी किसकी वजह से, ड्यू टू पी सेम फोर्स होना चाहिए, फोर्स अगर अलग हो गया तो फिर थोड़ी सी इश्यू रहेगा, फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ड्यू टू पी एट सी, ये बिल्कुल देखो रिवर्स हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये हमारे क्या आ रहे हैं, एक तरह से सेम आ रहे हैं, 5pl³ अपॉन में vd³, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अगर हमारे पास फोर्स क्या है, सेम है, अगर मैंने यहां पर फोर्स क्या लगाया, सेम लगाया, ठीक है, अगर मैंने फोर्स यहां पर क्या लगाया, सेम, ठीक, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, फोर्स अगर सेम है तो, ठीक। तो इसी चीज को हम फर्दर अब आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पर एक साइंटिस्ट साहब ने अपना माइंड लगाया और यहां पर ये कैलकुलेशन करके लेके आए, क्या क्या कि इसे हम बोलते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या, यहां पर जो मेरे पास लोड है वो मैंने अभी क्या लिया हुआ था, सेम, पी भी सेम था, यहाँ पी भी सेम था। अगर मैं, ये कैंटिलीवर के लिए वैलिड है और ये आपके पास इसके लिए भी वैलिड है, सिंपली सपोर्टेड के, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस कंडीशन को लेके चला, किस कंडीशन को, यहां पर ये ऐसे, ध्यान से समझना, यहां पर ये ऐसे, मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने एक फोर्स लिया, मान लीजिए P, ठीक है, ये क्या हुआ, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ठीक है। तो अब जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से हमारे पास आउटकम निकल के आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमने कोई पॉइंट फोर्स लिया, ये किसके ऊपर लगी हुई है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ध्यान से समझते रहेगा, ये है किसके ऊपर, पॉइंट फोर्स ओनली पॉइंट फोर्स और कंसंट्रेटेड फोर्स, जिसे कंसंट्रेटेड फोर्स को क्या कहते हैं, पॉइंट फोर्स, कंसंट्रेटेड फोर्स, इसके लिए ये हमेशा वैलिड होती है, क्या कि जो मेरे पास W, मतलब मैं इसे W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, W एट बी, जो फोर्स है B पर, W एट बी इंटू वाई बी सी। वाई बी सी का मीनिंग क्या है, वाई बी सी का मीनिंग है डिफ्लेक्शन एट बी, ध्यान से समझना, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू फोर्स एट सी, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू फोर्स एट सी, और डब्ल्यू बी का मतलब है लोड एट बी, डब्ल्यू बी का मतलब है लोड एट बी। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, दूसरी कंडीशन है ये चीज हमारे पास, क्या कि जो अब W है वो यहां लग जाए, सी पॉइंट पर लग जाए, B पर कोई डिफ्लेक्शन, ये W सी पर लग जाए, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं क्या बोल दूंगा, WB, इसको क्या बोल दूंगा, WC। तो मैक्सवेल साहब ने ये चीज निकाली कि जो हमारा ये प्रोडक्ट होता है ना, WB इंटू YBC, वो बराबर होता है WC इंटू YCB, वो बराबर होता है WC इंटू YCB। इसका मीनिंग क्या हुआ, WC मतलब लोड एट सी, ये अभी मैंने समझा दिया था आपको, इसको फिर से आप यहाँ पर समझ सकते हो अच्छे से। YCB का मतलब क्या होगा, YC डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड एट बी। मैंने अभी क्या समझाया था आपको, अभी मैंने समझाया था जब मैंने फोर्सेस सेम ले लिए तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, फोर्सेस को अलग अलग रखने की टेंशन खत्म। तो फोर्सेस अगर सेम है तो यहां से हमने आउटकम क्या निकाला
कि अगर फोर्स एक यहाँ लग रहा है उसकी वजह से इस पर लगने वाला डिफ्लेक्शन वो बराबर होगा जब फोर्स उस पर लगे तो उसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर आने वाला डिफ्लेक्शन। देख रहे हो दोनों में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन सा दिख रहा है कि अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी वजह से यहां वाला डिफ्लेक्शन, एंड ऐसे ही जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी वजह से यहां वाला डिफ्लेक्शन वो बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने रेसिप्रोकल थ्योरम को समझा वो यही था कि WB मतलब B पर जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है, ठीक है, B पर जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन इसकी नहीं कर देनी है। ध्यान से समझना, इसका जो फिगर आएगा वो ये आएगा ऐसे, है ना, ये हो गया इसका, और इसका फिगर क्या हो जाएगा, इसका फिगर हो जाएगा ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ की वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गई है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू मुझे, अगर मैं WC, अब मैं क्या कर रहा हूँ, WC और WB की वैल्यू अलग अलग लेके चल रहा हूँ, तो मैं एक आर्बिट्ररी फिगर खींच रहा हूँ। अब मैं सेम फिगर के हिसाब से नहीं खींच रहा, अब मैं एक आर्बिट्ररी फिगर के हिसाब से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो कर्व जाएगा यहाँ तक। तो अब एक बात सोचिएगा, WB इंटू YC मत कर देना, समझो, WB इंटू YC मत कर देना, यहाँ क्या है WB इंटू YBC, WB इंटू YBC। ठीक है, WB इंटू YBC मतलब WB तो B पर जो एक्चुअल में एक्ट कर रहा है इनटू में जब ये W यहां एक्ट कर रहा होगा, WB इंटू YBC मतलब Y इस पर डिफ्लेक्शन, इसी के अंदर वाला नहीं, ये मत कर देना कि WB इंटू YB कि इस पर जो डिफ्लेक्शन आया वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दो फिगर में ही कंपैरिजन होगी। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम हमेशा किस पर लगेगी, दो फिगर एक साथ हैं तब आप कैलकुलेशन करोगे। मतलब WB हो गया इनटू में YBC, BC का मतलब क्या होगा YB, मतलब इस पर जो डिफ्लेक्शन है दिस इज द YBC, इस पर जो डिफ्लेक्शन है किसकी वजह से, C पर लगने वाले फोर्स की वजह से, इस पर जो डिफ्लेक्शन है B पॉइंट पर। अब देखो बॉडी क्या है, बॉडी एक ही है, बॉडी एक ही है, एक बार फोर्स लगा रहे हो B पर, एक बार लगा रहे हो C पर, तो जब B पर फोर्स लगाते हैं तो WB इनटू में YBC बराबर होगा WC इनटू में YCB, ये है मेरा YCB। ठीक है, B का मतलब क्या है, B पर फोर्स लग रहा है C पर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर YBC का मतलब है क्या है, B पर डिफ्लेक्शन C पर फोर्स लग रहा है। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इन चीजों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। दिस इज द सिंपल रेसिप्रोकल थ्योरम। बताइए समझ में आई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इस फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या लेके चला, ठीक है, एक न्यू फिगर में लेके चलते हैं, न्यू स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लेके चला, ये लेके चला मैं 2p फोर्स। ठीक है, ये लेके चला मैं 2p फोर्स, ये ऐसे कुछ जाएगा। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू मैंने डेल्टा बोल दी, समझ रहे हो, डेल्टा। ये वाला पॉइंट था हमारे पास C, ये था B, ये था A। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट, क्या मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, कितना ये लगाया 4p। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस पॉइंट पर B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा, डेल के टर्म्स में, डेल के टर्म्स में डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा। सीधा मेरा ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट जाएगी यहां से। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है YB इन दिस केस, इन सेकंड केस YB कितना होगा। फर्स्ट केस वाला YB नहीं पूछा है, गलती मत करना, फर्स्ट केस वाला YB नहीं पूछा है। फर्स्ट केस वाला YB क्या होगा, सीधा आंसर है, फर्स्ट केस वाला YB क्या होगा, मैक्सवेल से सीधा, सॉरी मोमेंट एरिया मेथड से सीधा आंसर था क्या, PL3/3EI। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 2P, सो 2PL3/3EI, सीधा आंसर हो जाता, सीधा आंसर हो जाता, ये आ गया 2PL3EI। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा है इस सेंस में, पहले ये दे दिया और फिर ये पूछा गया। ठीक है, अब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लग जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू डेल के टर्म्स में, मतलब डेल की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 1 mm दे दिया, 2 mm दे दिया, तो आपसे इंटीजर वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4p है मतलब फिर वही फॉर्मूला, WB मतलब B पर लगने वाला फोर्स इनटू YBC, जो B है वो B याद रखना, YBC का मतलब क्या होगा, YB मतलब B पर लगने वाला डिफ्लेक्शन इनटू में जो, सॉरी, B पर लगने वाला आने वाला डिफ्लेक्शन जब C पर फोर्स लगाओ, जब C पर फोर्स लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, YBC निकालना है या फिर YCB निकालना है। अब YCB क्या होगा, WC इंटू YCB,
यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है 4p। अब मुझे वैल्यूज बता दो प्लीज, ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करते रहो। डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप बताओ मुझे डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है। जिन्होंने आंसर निकाल लिया बहुत बढ़िया, अब प्लीज मुझे आंसर बताइए डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर इस फिगर में डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है 2p, क्योंकि बी पर लगने वाला फोर्स सीधा, ये दो फिगर आपको गिवन होंगे हमेशा जब भी मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम आप यूज करोगे, ठीक है। बी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या है 2p, तो 2p लगा दिया इनटू में, ठीक है। बाई बीसी बताओ, बाई बीसी क्या होगी, वाई बीसी हमें निकालनी है, वेरी गुड वाई बी, वेरी गुड। वाई बीसी हमें क्या है निकालनी है, इसको मैं वाई बी लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ दिखा रखी है वाई बी, ठीक। वाई बी 2 लिख दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेकंड फिगर वाली, ठीक है। बराबर डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू सी इस फिगर में डब्ल्यू सी क्या है 4p, वेरी गुड, 4p इंटू वाई सी बी क्या है ये वाली पार्ट, वाई सी बी क्या है ये वाला मतलब डेल्टा, ठीक है। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको वाई बी टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 डेल्टा, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा था तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 2 डेल्टा, अगर ये डेल्टा था तो ये वैल्यू आएगी 2 डेल्टा। ये है हमारी मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी चीज को हम एक फिगर में और कर लें, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से अगर क्वेश्चन आएगा कर लोगे। लास्ट ईयर गेट में क्वेश्चन आया है सिविल और आई थिंक मैकेनिकल में शायद गेट में क्वेश्चन आया था, सिविल में ये मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में लास्ट ईयर ही, मतलब इस ईयर 2021 में, ठीक है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड है और मैं आपसे पूछता हूं कि ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास ए है, दिस इज द बी और दिस इज द सी, तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, यहां पर पूछ रहा हूं ये फोर्स मैंने यहाँ किसी डी पॉइंट पर लगा रखा है, डी पॉइंट पर लगा रखा है, ठीक है, इसे बोल दिया मैंने डब्ल्यू डी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसका जो फिगर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा, सॉरी क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, कहां से कहां के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, आंसर दोगे। यहाँ कुछ पॉइंट है ए सी डी बी, आंसर दो मुझे कहां से कहां के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, सी और डी के बीच में, वेरी गुड, सी और डी के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। सो फिगर कैसा बन के आएगा, ऐसा फिगर बन के आएगा कुछ ऐसा जी, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, थीटा मैक्स ये दिखेगा, थीटा मैक्स ये दिखेगा, ये थीटा ए दिख जाएगा, ये है थीटा बी, ठीक है। यहाँ कहीं 0 होगा थीटा, ठीक है, और यहीं पर हमारा वाई मैक्स होगा। आपसे वाई मैक्स क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे अगर मैक्सवेल यूज करना है और सिंपल यूज करना है तो, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक लग रहा है डब्ल्यू डी, ठीक है, डब्ल्यू डी की वजह से यहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो दे रखा है आपको, मतलब एक वैल्यू दे रखी है यहाँ के डेल्टा, ऐसे ये है वैल्यू डेल्टा। इस डेल्टा के टर्म्स में अब मुझे इसकी आंसर चाहिए आपसे, क्या आंसर चाहिए, इसी कंडीशन को हमने दूसरी जगह ये दिखा रखा है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, ठीक है, और ये पॉइंट है डी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि यहाँ सी पर फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए डब्ल्यू डी है, ये है डब्ल्यू सी, ठीक है, ये है डब्ल्यू सी, ठीक। इस डब्ल्यू सी के कोरस्पोंडिंग आप ये बताइए मुझे कि इस पर जो डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अब कैसा फिगर जाएगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच, तो मैक्सिमम हो गया ये, और ये चीज ऐसे गई, इसका मतलब ये चीज होगी मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ ये जो है आपके पास ये वाली चीज, दिस इज द वाई डी, ठीक है, इसे वाई डी टू बोल दिया मैंने, दिस इज द वाई डी वन, दिस इज द वाई डी वन, ये क्या है मेरा वाई सी वन और ये है मेरा वाई सी टू, ठीक है। अब मुझे आप आंसर दीजिएगा, अगर ये डब्ल्यू सी की वैल्यू, डब्ल्यू डी की वैल्यू मैं मान के चला 4p, ठीक है, और डब्ल्यू सी की वैल्यू में मान के चला यहाँ पर 8p, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आंसर कि वाई डी टू, मतलब इस वाई डी टू की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा वाई डी टू की वैल्यू क्या होगी, इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा वाई डी टू क्या होगा। देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, आप मोमेंट एरिया मेथड से इसे कैलकुलेट करोगे काफी लेंथी पड़ जाएगा, यहाँ सीधा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगती है, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा मैक्सवेल लगाओगे, डेल्टा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी पहले से ही, वो आपसे मोमेंट एरिया मेथड लगवाना ही नहीं चाह रहे जब आपको वो दो फिगर दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास सीधा क्या हो जाएगा डब्ल्यू सी इंटू वाई, बस ये याद रखो सी है तो सी डी है ना, जो जिस पर लोड लग रहा है सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू डी इंटू वाई डी सी, समझ रहे हो, डब्ल्यू सी इंटू वाई सी डी इक्वल टू डब्ल्यू डी इंटू वाई डी सी। अब वही डेफिनेशन डब्ल्यू सी का मतलब क्या होगा यहाँ 8p,
कि जितना फोर्स सी पर लगा हुआ है इनटू वाई सी डी का मतलब वाई सी सी पर डिफ्लेक्शन, जब डी पर फोर्स हो तो डी पर फोर्स जब 4p लग रहा था तो सी पर डिफ्लेक्शन कितना था, डेल्टा। ये आपको गिवन है। साथ ही बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी की वैल्यू दे रखी है 8p, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा कर दिया शायद, सॉरी। ये है हमारा 4p, ये है 4p WC, और ये है मेरा 8p। ठीक है, ये 8p दे रखा है, डब्ल्यू डी क्या कर रहा हूँ, सॉरी, WC है मेरा 8p, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, WC है मेरा 8p। ठीक है, WC मेरा है 8p। ठीक, तो 8p में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इक्वल टू WD है मेरा 4p, बस 4p देखो। ठीक है, इनटू YDC क्या होगा, डी पर डिफ्लेक्शन जब सी पर फोर्स लग रहा था, डी पर डिफ्लेक्शन जब सी पर फोर्स लग रहा था, यही पूछा है आपसे। तो YD2 हमारा क्या निकल के आ गया, फिर से 2 डेल्टा। YD2 हमारा निकल के आ गया 2 डेल्टा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा पार्ट हो गया मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मोमेंट एरिया मेथड क्या कंप्लीट हो गया सर, नहीं, मोमेंट एरिया मेथड ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। मैंने उससे जो यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकल के आई थी उसी से मैंने मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम समझा दिया आपको, जिससे कि सारी चीजें अब क्लियर हो गई प्रैक्टिकली भी, कि यहाँ पर YB बराबर YC आया था जब P फोर्सेस सेम थे। इसी चीज का आगे यूज करके मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बन जाती है। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको समझा दिया। डेरिवेशन जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में, ना ही आपको समझने की जरूरत है, बस रेसिप्रोकल का सेंस समझ लेना, काम खत्म। ठीक है, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मोमेंट एरिया मेथड के और क्वेश्चंस, उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड की। ठीक है, चलो उसके बाद सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, ये 2-3 मेथड बचे हैं बस। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ये एरिया टर्म है। ठीक है, चलो पहले अभी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ अभी थर्ड क्वेश्चन बचा, फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड क्वेश्चन जो था मैंने जो कल दिया था उसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। अभी ये है यहाँ पर ऐसे, आई थिंक सो मैंने कल यही दिया था आपको। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर लग रहा था P फोर्स, ये है मेरा EI और ये है मेरा 2EI। ठीक है, ये है मेरा P फोर्स, ये है EI, ये है 2EI, और लेंथ है मेरे पास L एंड L। ठीक है, अब इसका मुझे मोमेंट एरिया डायग्राम बनाइए। तो मोमेंट एरिया डायग्राम क्या होगा, मोमेंट एरिया डायग्राम क्या ऐसे चेंज होगा, यस और नो? ये फिगर ऐसे बनेगा, यस और नो? ये फिगर ऐसे बनेगा, यस। EI चेंज हो रहा है, EI चेंज हो रहा है तो ऐसे बनेगा नहीं, क्यों भाई ऐसे क्यों नहीं बनेगा, मैंने समझाया तो था, स्लोप चेंज हो जाता है, स्लोप चेंज हो जाता है, ऐसा फिगर नहीं बताया था। मोमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी तो इंक्रीज हो रहा है। हाँ मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, मोमेंट डायग्राम ऐसे बनाया तो था एक बार, M/EI डायग्राम ऐसे बनेगा, उसको भी देखेंगे। अभी पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये चीज मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकता, ये ऐसे क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मोमेंट कभी भी EI पर डिपेंड नहीं करता, मोमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन दी EI। समझो, ये एक्सटर्नल वैल्यू थी जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता था। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फोर्स और एक्स पर। ये फोर्स और एक्स पर डिपेंड करता है, ये कभी भी EI पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आया था M/I इक्वल टू EY/R, तो यहाँ पर हो गया M प्रोपोर्शनल टू EI। याद करो मैंने यहाँ फिर कैपेसिटी बोली थी कि कैपेसिटी कितनी झेल सकता है अगर उसका EI हम ज्यादा कर दें, तो मैंने वो सेंस बोला था टूटने का। जबकि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है, वो हमेशा क्या होता है, M इज द प्रोडक्ट ऑफ P इंटू एक्स, M इज द प्रोडक्ट ऑफ P इंटू एक्स। और ये P हमारा WX/2 हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा UDL है या UBL है ना। तो फोर्स इंटू एक्स था, तो फोर्स इंटू एक्स में कभी भी EI काम नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मोमेंट डायग्राम होता है वो EI से इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर डिपेंड करता है। तो एक्स पर डिपेंड करेगा तो इसका फिगर हमेशा कैसा जाएगा, ऐसा ही लेंथ वाइज।
आप अपने माइंड में कभी भी ये मत सोचना, आप सीधा क्या सोचोगे, लेंथ और फोर्स। लेंथ और फोर्स का फिगर हमने ये बना रखा है पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, P इंटू यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी 12, तो ये P इंटू 12 का हो गया मोमेंट डायग्राम। दिस इज द BMD या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमें क्या चाहिए, हमें डायग्राम चाहिए M अपॉन EI का। तो ये एक वो क्वेश्चन है जिसमें M अपॉन EI डायग्राम M डायग्राम से अलग दिखेगा, ठीक है। तो यहां आप सोचिएगा क्या होगा, M अपॉन EI, M अपॉन EI डायग्राम, यहाँ इससे इस लेंथ तक कौन सी काम कर रही है, EI काम कर रही है। तो आप यहाँ तक के लेंथ पर, यहां तक के लेंथ पर क्या करोगे, EI से डिवाइड। तो अगर EI से डिवाइड करोगे तो इस पॉइंट का जरा M बताओ मुझे, इस पॉइंट का M कितना है, PL, इस पॉइंट का M क्या है, PL। तो यहाँ पर ये जाएगा, पैटर्न सेम होगा, याद रखिएगा M अपॉन EI का पैटर्न हमेशा सेम होगा, क्योंकि EI की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर लीनियर जा रहा है तो लीनियर ही जाएगा। तो लीनियर कहां तक जाएगा, यहां तक, कितना, कितने की वैल्यू, PL अपॉन EI की वैल्यू। ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया, ये पॉइंट यहां पर हो गया, ठीक है। ये है A, ये है B और ये है C। तो C पॉइंट की कहानी समझ में आ रही है, ये C पॉइंट की कहानी थी, ठीक है। ये हो गया हमारा C पॉइंट के हिसाब से। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले, आप इस चीज को समझते हो ना, एडजेसेंट राइट एंड एडजेसेंट लेफ्ट। तो एडजेसेंट राइट में कौन सा पॉइंट है, PL अपॉन EI। समझो इस चीज को, एडजेसेंट राइट में है PL अपॉन EI, ठीक है। एडजेसेंट राइट में है PL अपॉन EI, ये वाली चीज PL अपॉन EI, क्लियर है। यहां से यहां तक क्या है मेरा, PL अपॉन EI, यहां से यहां तक। अब ये पॉइंट था मेरा C, एडजेसेंट राइट, ये क्या है मेरा, एडजेसेंट राइट, एडजेसेंट राइट, ठीक है। अब इसके अगर मैं देखता हूं एडजेसेंट लेफ्ट, एडजेसेंट लेफ्ट वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये वाले। तो एडजेसेंट लेफ्ट में आपको क्या दिखेगा, ये बताइएगा। यहाँ पर मोमेंट क्या है, एडजेसेंट राइट और एडजेसेंट लेफ्ट PL ही है। सी के एडजेसेंट राइट में भी PL है, एडजेसेंट लेफ्ट में भी PL है ना। ये तो चीज ज्यादा चेंज नहीं हो रही है ना, तो PL की वैल्यू सेम रहेगी। अपॉन में EI चेंज हो गया, यहां था EI, यहां पर हो गया 2EI। इसका मतलब एडजेसेंट लेफ्ट वाला पॉइंट यहां कहां मिलेगा, एडजेसेंट लेफ्ट वाला पॉइंट PL अपॉन में 2EI, PL अपॉन में 2EI। तो PL अपॉन 2EI कितना होगा, PL अपॉन EI ये है, उसका आधा ही तो होगा। मतलब ये पॉइंट मिलेगा एडजेसेंट राइट, ये मिलेगा मुझे एडजेसेंट लेफ्ट, ठीक है। एडजेसेंट राइट वाला पॉइंट ये था, एडजेसेंट लेफ्ट वाला पॉइंट ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ इस लेफ्ट पॉइंट से अब आगे की तरफ चलोगे तो एक लाइन ही तो जाएगी, क्योंकि ये एक लाइन है। यहां से समझो ये एक लाइन थी, सो ये भी क्या जाएगी, एक लाइन। कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, PL अपॉन 2EI। यहाँ की जो वैल्यू होगी सी वाले बी ए वाले पॉइंट की, वो क्या होगी, 2PL अपॉन 2PL तो मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाई 2EI, क्योंकि ये 2EI था। तो 2PL अपॉन 2EI कितना होता है, PL अपॉन EI। तो ये हो गया PL अपॉन EI। समझ रहे हो, मैं इसे पूरा लिख दूं 2PL अपॉन 2EI, तो ये कितनी वैल्यू आ गई निकल के, PL अपॉन EI। अगर PL अपॉन EI को पहले फिगर में आपने इतना दिखाया तो यहाँ पर भी इतना ही दिखाओगे। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये दोनों सिमिलर मिलेंगे ऐसे। अब यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ एक लाइन मिलेगी, क्योंकि ये लाइन ही तो थी, तो लाइन ही जाएगी। अब मुझे बताइए, ये चीज मैं ऐसे मिला दूंगा या नहीं, यस और नो, ये चीज ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज ऐसे मिल जाएगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखा भी था हमने। अगर एडजेसेंट लेफ्ट और एडजेसेंट राइट वाली लाइन को हमें मिलाना होता था, क्योंकि कर्व हमारा हमेशा एक तरह से फिक्स होता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। एक क्लोज कर्व होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये फिगर हमारा बन के आया किसका, M अपॉन EI डायग्राम। दिस इज द M अपॉन EI डायग्राम। समझ में आया या नहीं, क्वेश्चन में वो यहाँ खेलते हैं आपके साथ कि आपसे M अपॉन EI डायग्राम कुछ अलग बनेगा M डायग्राम से, तो ये चीज कंसीडर नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जबकि आपको ये चीज कंसीडर करके चलनी होती है। समझ में आ गया, ठीक है। M अपॉन EI सभी को गुड, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके थोड़ी कॉम्प्लिकेसी को समझो। क्या, यहां तक की वैल्यू कितनी है मेरी, PL अपॉन 2EI है कि नहीं, ये वैल्यू है मेरी PL अपॉन 2EI। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मोमेंट एरिया मेथड से YB निकालना है, ठीक है। इसका मोमेंट एरिया मेथड से YB निकालना है, ठीक है। तो इसको हटा दो अभी, ठीक है। यहां पर YB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले थीटा बी निकालो। थीटा बी क्या होगा, थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू एरिया अंडर दिस टोटल कर्व। तो थीटा बी माइनस थीटा ए तो हो गया हमारे पास 0, ठीक है। एरिया अंडर दिस फुल कर्व क्या होगा, ये वाली चीज, ये वाली ली जाएगी ना कि ये वाली, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको मान लीजिए 1। पहले फिगर बना लिया करो, पहले फिगर बना लिया करो। ये हो गया मेरा यहां से यहां तक 1, क्योंकि ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। यहां से यहां फिर से दिक्कत आ गई, या तो फॉर्मूला याद रखो HY2 A + BY2, ठीक है।
या तो ये चीज याद रखो, ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे, सीधा क्या करोगे कि ये चीजों को तोड़ लोगे, और तोड़ना ही बेटर रहता है। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या क्या हो जाएगा, चेक करो। यहां से a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 बेस, बेस कितना है l, लेंथ कितनी है यहाँ पर l, ठीक है, यहाँ की भी लेंथ क्या है l। तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है pl अपॉन ei, हाइट है pl अपॉन ei, प्लस a2 कितना हो गया, ये वाला है रेक्टेंगल का, मतलब बेस हो गया pl अपॉन सॉरी बेस हो गया pl अपॉन 2ei, ऐसे लिख लो या हाइट लिख लो, इनटू में बेस कितना हो गया l, है ना। अब प्लस a3 हो गया, इसका क्या हो गया 1/2 बेस, बेस कितना हो गया l, ठीक है। हाइट कितनी हो गई pl अपॉन 2ei, क्योंकि pl अपॉन ei टोटल है, उसका आधा ये बचेगा क्योंकि आधी ये थी, ठीक है। तो pl अपॉन 2ei, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया pl स्क्वायर अपॉन 2ei प्लस pl स्क्वायर अपॉन 2ei प्लस pl स्क्वायर बाई 4ei, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 4ei कॉमन हो गया, क्या बच गया, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 प्लस 1 मतलब 5pl स्क्वायर, 5pl स्क्वायर अपॉन 4ei इज द आंसर फॉर द थीटा बी, ठीक है। ये वैल्यू सही है, कैलकुलेशन देख लो एक बार, वैल्यू सही है। ठीक है, ओके गुड। चलो यहाँ पर हो गया थीटा बी, ठीक। अब वाई बी माइनस वाई ए निकालो, ये है इंपॉर्टेंट, वाई बी माइनस वाई ए। इसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान देना। ठीक है, वाई बी माइनस वाई ए, वाई ए हमारे पास 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर क्या है ए एक्स बार। अब ए एक्स बार को फिर से तोड़ दो, a1x1 बार प्लस a2x2 बार प्लस a3x3 बार, ठीक है। अब लेके चलो, कहां से लेके चलोगे, नॉन जीरो स्लोप, नॉन जीरो स्लोप क्या है बी, तो यहाँ पर बी के बेसिस पर जरा x1 बार, x2 बार, x3 बार दिखा दो जरा, क्या क्या दिखाओगे, x1 बार, x2 बार, x3 बार। इसे दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, कलर भी कम पड़ जाते हैं, कहाँ से दिखा, इससे दिखाया गया, ये हो गया यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो इसके हिसाब से x1 बार हो गया मेरा ये, x1 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ l, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, 2/3 ऑफ l। 2 की x2 बार कितनी होगी, 2 की x2 बार देखो, यहाँ पर ये है इसका सेंट्रोइड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं, l/2 नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि रेफरेंस आपका बी पॉइंट है ना, नॉन जीरो स्लोप बी पॉइंट है, तो दिस इज द x2 बार। x2 बार कितना हो जाएगा, l प्लस में हाफ, मतलब l/2, l प्लस में हाफ, तो l प्लस l/2 ये हो गई। x3 बार क्या होगी, x3 बार होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, x3 बार होगा ये वाला पॉइंट, इसके कोरिस्पॉन्डिंग, कौन से 3 के कोरिस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू कहां से, यहाँ b से, ठीक है। तो ये हो गई मेरी x3 बार, x3 बार कितनी होगी, l तो इतनी जुड़ेगी, प्लस में क्या जुड़ेगा 2/3 ऑफ l, प्लस में 2/3 ऑफ l, तो 2/3 ऑफ l प्लस में l, ये होगी x3 बार। क्लियर है, बस अब इन चीजों को मुझे यहाँ पर पुट करना है, किसमें, अपनी इक्वेशन में। तो a1, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, a1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, a1 की वैल्यू ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, कितनी आई थी, pl स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ pl स्क्वायर बाई 2ei आई थी, इंटू x1 बार अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या 2/3 इंटू l प्लस a2 कितना होगा, a2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था pl स्क्वायर अपॉन 2ei, इंटू में x2 बार कितना है l प्लस l/2 मतलब 3/2l, ठीक है, प्लस में a3 हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था pl स्क्वायर अपॉन में 4ei, ठीक है, इंटू में x3 बार कितना हो गया, ये 2/3l प्लस l मतलब कितना हो गया, ये हो गया 5l/3, बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, pl क्यूब अपॉन 3ei, ठीक है, प्लस में यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 3pl क्यूब अपॉन में ये कितना हो गया 4ei, प्लस में यहाँ पर हो गया 5pl क्यूब अपॉन में 4×12ei, ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो गया 12ei, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 चौक 12, 4 प्लस 4×12 3 प्लस 12 1 हो गया, तो pl क्यूब, ठीक, सॉरी एक चीज और, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 12, साथ ही यहाँ पर 3 चौक 12, तो 4 × 1 प्लस
4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 12 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आ गया पीएल क्यूब। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना 18/12 पीएल क्यूब अपॉन EI। सो आंसर कितना हो जाएगा 3/2 है ना। ये किससे काट लिया 6 से, तो 6 3 और 2, तो 3/2 पीएल क्यूब अपॉन EI। देख लो कैलकुलेशन सही है या नहीं, कैलकुलेशन सही है या नहीं, जल्दी से एक बार चेक करके बताओ। 3 पीएल क्यूब अपॉन में 2 EI, ये सुनो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया है। ठीक है, अगर मोमेंट एरिया मेथड में M अपॉन EI डायग्राम अलग भी हो तब भी उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ऐसे ही आपने अगर M अपॉन EI डायग्राम निकाल लिया है तो आपसे अगर मैं YC पूछता तो भी बता सकते हो, थीटा C पूछता तो भी बता सकते हो। ये सुनो, जल्दी से बताइए, क्या बता सकते हो अगर मैं आपसे पूछता हूँ? ठीक है, कि YC पूछो, बताओ यहाँ पर Y और थीटा C बताओ तो बता सकते हो। सीधे एरियाज को जोड़ दोगे, थीटा C निकल जाएगा, थीटा A 0 है। ऐसे ही सीधे A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार, यहाँ A2 x2 बार में x2 बार कहाँ से मेजर होगी? C से मेजर होगी, क्योंकि ये नॉन जीरो स्लोप है। अगर आप C पर डिफ्लेक्शन चाहते हो तो ठीक है, तो YA तो 0 है, YC की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ A3 x3 बार होगा, x3 बार यहाँ से मेजर होगी उस केस में। ठीक है, सारे केस में हमेशा नहीं करा सकता है आपको, आपको ये चीजें थोड़ी खुद से सोचनी होंगी कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा यूडीएल के सेंस में अभी लेके चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मोमेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलेंगे एरियाज, जो आपने कल क्वेश्चन भी क्या कहा था, अगर यूडीएल लग रहा हो तो क्या होगा, है ना। चल, इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था या नहीं, मुझे बस ये और हिंट दे दो। यहां लग रहा है पी फोर्स, ठीक है, सेंटर पर लग रहा है पी फोर्स। आपसे मैंने थीटा सी एंड वाई मैक्स बता दिया था, मैंने आपको थीटा सी एंड वाई मैक्स, ये सुनो, इसका फिगर ऐसे जा रहा था। तो यहाँ पर थीटा ए एंड थीटा बी, सॉरी, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर लिया था इसे, और साथ ही हमने बात की फिर वाई सी वाई मैक्स, क्या इसे कैलकुलेट कर लिया था, यस और नो, जल्दी से बताइए, कैलकुलेट हो गया था ये। ठीक है, मतलब इसका जो कैलकुलेशन था आपको उम्मीद है याद होगा। मैंने इसका कैलकुलेशन कुछ निकाला था, किस सेंस में पहले इसका हमने क्या निकाला था, यहाँ पर बी एम अपॉन ई आई डायग्राम, क्योंकि ई आई सेम है तो जो इसका एम डायग्राम बनेगा वही ई आई डायग्राम होगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी उनको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कि यहाँ पर जो ये सी पॉइंट है उस पर थीटा 0 होता है, तो हमारा रेफरेंस में जो थीटा सी होगा, अब थीटा ए 0 नहीं होगा, अब थीटा सी 0 होगा। तो हमें थीटा सी से जो जीरो स्लोप है वो थीटा सी रखना है, फिर नॉन जीरो स्लोप लेके चलना है जो भी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास वन वाला पार्ट है, अगर आपको थीटा ए निकालना है, थीटा ए निकालने के लिए क्या होगा, थीटा ए माइनस थीटा सी, थीटा ए माइनस थीटा सी, थीटा ए माइनस थीटा सी, मतलब इसका एरिया ये 1 मान लो, इसका एरिया सीधा आपको आंसर दे देगा, कितना निकल के आया था, PL² अपॉन 16 EI, ये आपका निकल के आएगा आंसर। किसकी वैल्यू, थीटा सी तो हो गई 0, तो थीटा ए की वैल्यू ये निकल के आई थी, यही मेरा थीटा मैक्स था। साथ ही मेरे पास वाई मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वाई मैक्स मतलब वाई सी माइनस वाई ए कर लो, आपकी इच्छा है, वाई सी माइनस वाई ए कर लो। वाई ए अगर कर रहे हैं तो वाई ए हमें पता है 0 है, ठीक है, तो ये चीज 0 हो जाएगी, बट ये है a इंटू एक्स बार। अब ये एरिया क्या है, एरिया तो अभी सी और ए के बीच का, तो सी और ए के बीच का एरिया हो गया ये, ठीक है। एक्स बार कहां से, एक्स बार सी से या ए से, तो कल भी पूछा था मैंने, एक्स बार कहां से, एक्स बार ए से या सी से, कल भी पूछा था, जल्दी से आंसर दे दो, रिकैपिटुलेशन भी हो जाएगा। ए से या सी से एक्स बार की वैल्यू, ए से या सी से एक्स बार की वैल्यू कहां से, देखो अभी भी मिक्स आंसर आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा क्लियर करो, सी से या ए से, ठीक है। आंसर होगा कहां से, नॉन जीरो स्लोप से,
फिर से गलती मत करो, नॉन जीरो स्लोप से। डिफ्लेक्शन की वैल्यू जहां से निकाली जा रही है वहां से नहीं। जो कैंटिलीवर था उसमें थोड़ा उल्टा बनता है। कैंटिलीवर में जहां पर डिफ्लेक्शन निकल रहा है हमने वहां से डिस्टेंस ली थी। डेफिनेशन ये नहीं थी कि जहां पर डिफ्लेक्शन निकालना है वहां से एक्स बार लेना है ना। एक्स बार की मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि नॉन जीरो स्लोप से एक्स बार लिया जाता है। नॉन जीरो स्लोप, यहाँ नॉन जीरो स्लोप कौन सा था, ये था, इस वजह से यहां से ले रहे थे। वाई निकालना था इस वजह से नहीं ले रहे थे, यहाँ से, यहाँ से नॉन जीरो स्लोप था इसलिए ले रहे थे। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो जाता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्या, वाई तो यहाँ मैक्सिमम होता है बट यहाँ जीरो स्लोप होता है। यहाँ क्या होता है, जीरो स्लोप होता है, और जीरो स्लोप है तो जीरो स्लोप से नहीं लेंगे डिस्टेंस, इसलिए ये सी से नहीं ली जाएगी। ये कहां से ली जाएगी, जहां से नॉन जीरो स्लोप है। तो नॉन जीरो स्लोप से इसकी सेंटर डिस्टेंस ये वाली, तो नॉन जीरो स्लोप से मतलब ये वाली, दिस इज द एक्स बार, दिस इज द एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, ये हो जाएगी 2/3 ऑफ एल, ठीक है, सॉरी L/2, ठीक है, इंटू ए बार की वैल्यू ये जो थीटा मैक्स आई थी PL² / 16 तो इसका आउटकम निकल के आ गया था, कितना निकल के आया था भाई, PL³ / 48 ये निकल के आया था कल। ठीक है, PL³ / 48। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी वाई मैक्स थी और थीटा मैक्स थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोमेंट एरिया मेथड से आप इसका आंसर बताएंगे। मोमेंट एरिया मेथड से आप इसका आंसर बताएंगे क्या, कि अगर मैं इस W की वजह से, इस D पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछता हूं आपसे, तो D पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस P की वजह से D पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, आंसर निकालो। कैसे निकालोगे देखते हैं, पहले 2-3 मिनट अपना माइंड दौड़ाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं इस फिगर को वहां पर अलग जगह लेके चल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। डी पॉइंट पर मुझे थीटा डी एंड वाई डी बताओ, थीटा डी एंड वाई डी बताओ। डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर थीटा डी एंड वाई डी बताओ। आपके पास हिंट आपके सामने था अभी, जो मैंने आपको दिखाया भी था। थीटा डी एंड वाई डी बताइए। आपको वाई मैक्स पता है, आपको थीटा सी की वैल्यू पता है, 0 है। ठीक है, वाई मैक्स हमारा वाई बी है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो जल्दी से, 3 मिनट ले लीजिए बस। ठीक है, 8:30 पर मैं करना स्टार्ट कर दूंगा।
डी है L/4 पर, L/4, डी है L/4, सिमेट्रिकल है ना, डी L/4, ठीक है। मतलब क्या एक ही स्टूडेंट इसे इवेल्युएट कर रहा है क्या, ये सबने L/4 ही माना है? है ना, ठीक। थीटा PL²/64 64 तो ठीक है, बट थोड़ी वैल्यू गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना, मान लिया था ना, गुड। बट 64 ठीक है, बट थोड़ी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुई है, 3 का सेंस आना आना था यहाँ पर। और वाई डी आपका PL के 98, थोड़ा गड़बड़ है, 98 तो नहीं, सॉरी 192, 192 भी नहीं है, कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। चलो स्टार्ट कर लें, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसे अलग से लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या है, डी पर पूछना है, तो यहाँ पहले इसका मोमेंट एरिया डायग्राम, सॉरी M/E डायग्राम ये बना रखा है पहले से, ठीक। चलो यहाँ पर डी पर हमें आंसर्स चाहिए, तो पहले डी के हिसाब से लाइन काट लो, ये हो गया डी। पहले इस वाई डी के हिसाब से, मतलब जो भी यहाँ पर डी की वैल्यू आनी है, अब M/EI की तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर M/EI क्या होगा, M कितना होगा यहाँ पर, उसके हिसाब से वैल्यू पूछो, तो M कितना होगा, ये चीज आपको याद है ना, ये वैल्यू होती थी PL/4, ये जो होते थे वो होते थे PL/4, और ये क्या है 0, तो ये कितनी होगी, जल्दी से आंसर दो। ये बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच है, L/4 पर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, लीनियर रिलेशन है, कितना रिलेशन क्या है, क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए। एलिमेंट्री मेथड लगा सकते हो, P/X की वैल्यू के हिसाब से मेथड लगा सकते हो, P/2 इंटू एक्स के हिसाब से मेथड लगा सकते हो, क्या होगा सीधा PL/4, तो सॉरी PL/8, इसका आधा हो जाएगा ना, PL/4 का आधा हो जाएगा, मतलब PL/8 हो गया ये वैल्यू, ठीक है, PL/8 होगी ये वैल्यू, क्लियर। अब आगे देखो, क्या हमें लेके चलना है, क्या नॉन जीरो, मतलब थीटा जब वैल्यू निकालनी है, थीटा डी, तो थीटा डी माइनस थीटा बी लू या थीटा डी माइनस थीटा सी लू, जल्दी से आंसर दो। थीटा डी माइनस थीटा बी लू या थीटा डी माइनस थीटा सी लू, थीटा सी क्यों, क्योंकि थीटा बी की वैल्यू तो भाई हमारे लिए क्या है, एक तरह से नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं है कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिर एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा डी माइनस थीटा सी, सिंपल बेसिस पर थीटा सी की वैल्यू 0, मतलब 0 वाला सेंस हो जाएगा, तो थीटा डी माइनस थीटा सी, मतलब एरिया कौन से होंगे, एरिया होंगे हमारे ये वाले, हमारा जो फाइनल आउटकम होगा वो इससे आएगा, ये बनेगा हमारा एरिया, डी और सी के बीच का एरिया ये है, तो डी और सी के बीच का एरिया ये है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। हमने वैल्यू निकाल रखी PL/8 ये है, तो ऑब्वियस है PL/8 ये होगी, है ना, PL/8 ये होगी, इसका आधा आधा होगा, क्लियर है, ये आधा आधा होगा, तो PL/8, ठीक है, तो 1 का क्या हो गया 1/2, बेस कितना है L/4 इंटू ये हाइट कितनी है PL/8, प्लस में A2 कितना है, बेस कितना है हमारे पास L/4 इंटू हाइट कितनी है PL/8, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा PL² अपॉन में 2 चौक 8, 8 8 64 प्लस PL² अपॉन में ये कितना हो गया भाई 32, ठीक है, तो ये कितना हो गया 64, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3 PL²/64 EI, ठीक है, वो EI अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ पर ये EI अंडरस्टूड था, ठीक, ये आ गया आंसर आपका थीटा डी का, क्योंकि थीटा सी क्या है 0, ठीक है, बस यहाँ 3 रह चुका था आपका, ठीक है, फर्स्ट आपने निकाल लिया था आंसर 64, ठीक, बाकी हाँ वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब लेके चलते हैं वाई डी, इंपॉर्टेंट ये था, ये चीज तो चलो ठीक है, फिर भी इजी था थोड़ा, इंपॉर्टेंट है वाई डी कैसे निकलेगा, आपको वाई डी माइनस वाई सी करोगे या क्या करोगे, वाई डी माइनस वाई सी करोगे या वाई डी माइनस वाई बी, पहले आप ये आंसर दो मुझे, वाई डी माइनस वाई सी करोगे या वाई डी माइनस वाई बी, वाई बी पता है ना आपको 0 है, वाई बी पता है 0 है, तो डी माइनस सी बी करना चाहिए ना, वाई डी माइनस वाई बी करना चाहिए, वाई बी 0 है,
आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूं। वाई बी हम क्यों नहीं लेंगे, अब ये आंसर दो मुझे, वाई बी क्यों नहीं लेंगे? अगर मैं कहता हूं कि वाई बी 0 है तो वाई बी 0 लेना चाहिए ना, मैं वाई बी क्यों नहीं ले रहा? मैं वाई बी नहीं लूंगा, मैं यहाँ वाई सी लूंगा, वाई बी क्यों नहीं लूंगा, ये प्लीज आंसर दो मुझे। मैं यहाँ वाई डी माइनस वाई सी लूंगा, वाई सी क्यों ले रहा हूं यहाँ पर, ये भी चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है। सी कैलकुलेट करना है, सी कैलकुलेट करना है, नहीं मुझे डी कैलकुलेट करना है, मुझे डी कैलकुलेट करना है। सी कैलकुलेटेड है ये भी रीजन नहीं है, सी कैलकुलेटेड है ये भी रीजन नहीं है। चलो ठीक है, सी कैलकुलेटेड मुझे करना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि मुझे वाई डी निकालना है, तो वाई डी निकालना है तो वाई सी मुझे कैलकुलेट पहले ही करना होगा। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है कि मैं यहाँ पर वाई डी माइनस वाई बी ही क्यों लेके चल रहा हूं। पूरा लिखूं, a1 a इंटू एक्स बार, अब शायद थोड़ा हिंट मिले। आंसर तो दो यार, सबके सब ऐसे ही क्या मतलब ऐसे ही देख रहे हो क्या यार, कुछ तो आंसर दो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो आंसर दोगे या नहीं दोगे? इजी है, इजी है, नहीं इजी भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। इजी तो एक तरह से बाई बी की तरफ से पड़ेगा, है ना, मतलब इजी इन द सेंस बाई बी 0 हो जाएगा तो इजी हो गया, है कि नहीं शिवम जी? अगर इस चीज को ऐसे देखा जाए। और सोचो यार, और सोचो, आपको ये सोचना है, सोचना है तभी आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। आपके माइंड में वाई डी को निकालने के लिए वाई बी क्यों नहीं चला? मतलब मैं कह रहा हूँ वाई बी चलेगा आपके माइंड में, बट वाई बी नहीं लेना है, ऐसा क्यों नहीं लेना है? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है, गलत बात है एकदम। मैंने कितनी बार समझा दिया आपको क्या, कि जब मैं डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, जब मैं डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई जल्दी से बताओ। जब डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिया से काम नहीं करना है, मुझे एक्स बार से भी काम करना है, और एक्स बार मीजर करना पड़ेगा। कहां से मीजर करोगे, कहां से मीजर करोगे, जल्दी से आंसर दो, कहां से मीजर करोगे? आंसर तो दो भाई जल्दी से अब थोड़ा, कहां से? नॉन जीरो स्लोप से। मतलब दूसरी चीज क्या लेके चलोगे, एक नॉन जीरो स्लोप पॉइंट होगा तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो स्लोप यार, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो स्लोप। अगर दोनों ही नॉन जीरो स्लोप है तो कहां से लोगे, कंफ्यूज ना। अगर दोनों ही नॉन जीरो स्लोप है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक क्या रखना है, जीरो स्लोप, दूसरा होगा नॉन जीरो स्लोप। एक रखना है जीरो स्लोप, दूसरा रखना है नॉन जीरो स्लोप। ठीक है, तो अगर मैं डी और बी को लेकर चला, है मैं मानता हूं कि ये वाली चीज हमारी इजी हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती, बट यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि मैं कहां से डिस्टेंस लूं भाई। क्या मैं यहाँ वाई बी वाली जहां 0 वैल्यू है वहां से डिस्टेंस लूंगा? नहीं, डेफिनेशन ही ये नहीं थी भाई। डेफिनेशन थी नॉन जीरो स्लोप, ना कि नॉन मतलब जिसकी वैल्यू 0 हो डिफ्लेक्शन की, वहां से का तो मतलब ही नहीं था। आपके माइंड में यही चलता है यार, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करो कि नॉन जीरो स्लोप से एक्स बार लिया जाता है तो दूसरा पॉइंट हमारा जीरो स्लोप का होना चाहिए। तो जीरो स्लोप का वाई बी नहीं बनेगा, मतलब बी पॉइंट हमारा जीरो स्लोप का नहीं है। यहाँ पर कौन सा स्लोप है, जीरो, सी वाला, सी वाला यहाँ पर जीरो स्लोप है, इस वजह से सी पॉइंट लेके चलो। तो बी एंड सी लेके चले तो ए इंटू एक्स बार, तो ए इंटू एक्स बार को अब जरा फिर से वही 1 और 2 में तोड़ रखा था हमने, तोड़ लो। तो a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार, ठीक है, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई डी माइनस, पहले वाई सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर निकलेगा। तो वाई सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, एक मिनट, हाँ हमने वाई सी नहीं, हाँ वाई सी हमने कल निकाल लिया था, मैंने बताया भी था पी के बेसिस पर कितना था ये, पीएल क्यूब अपॉन में 48 EI, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये एरिया कितना हो जाएगा, इस सॉरी a1 इंटू x1 बार, a1 कितना है हमारे पास, पीएल अपॉन a1 1/2, पीएल अपॉन यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है पीएल स्क्वायर वाई में, ये सीधा लिख लो पीएल स्क्वायर वाई में 64 EI। इंपॉर्टेंट क्या है, x1 बार कितना लूंगा, जल्दी से आंसर दो, दिस इज द Ly4। तो Ly4 को मैं यहाँ पर इस तरफ से लूंगा या इस तरफ से, C से या D से, आंसर दीजिए, किस तरफ से लूंगा, C से या D से, x1 बार D से, क्लियर है ना, नॉन जीरो स्लोप, इसीलिए तो यहाँ D लिखा था, D और C लेके चले, तो D क्या है, नॉन जीरो स्लोप, तो C हमारा जीरो स्लोप हो गया, तो जीरो स्लोप से नहीं लेंगे, D से लेंगे, नॉन जीरो स्लोप से लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, Ly4 का 2/3, क्योंकि ये बड़ा है ना, Ly4 का 2/3, वर्टेक्स से क्या होता है 2/3, तो 2/3 ऑफ Ly4 प्लस में ये एरिया कितना है हमारे पास, ये निकाला था हमने पीएल स्क्वायर अपॉन में 32 EI,
ठीक है, इनटू में ये वाला कितना होगा, ये तो वैल्यू तो सेम आएगी बट लेना कहाँ से है, डी से। डी से कितना हो जाएगा, L/4 का आधा, L/4 का आधा। इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, PL³ अपॉन में कुछ कटेगा, कट गया, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है फाइनली। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बताइए फाइनली कितना आ रहा है। जल्दी से, जल्दी से। आई थिंक मैंने फिर से कुछ गड़बड़ किया है ना। ये क्या है मेरा डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन किसमें है, माइनस में। ठीक है, डिफ्लेक्शन किसमें है, ये माइनस में, मैंने फिर से गलती की है ना। डिफ्लेक्शन किसमें है, माइनस में, सो माइनस 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 हो गया प्लस, YD माइनस ऑफ PL³। ठीक है, तो YD प्लस में, ये तो इस साइड जाके माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वैल्यू किसमें है, यहाँ माइनस में ना। डिफ्लेक्शन नीचे की साइड में है ना, एरिया पॉजिटिव है क्योंकि एरिया ऊपर की साइड में, डिफ्लेक्शन तो नीचे की साइड में है। आया आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई। अरे कैलकुलेट कर लो भाई, जल्दी से बता दो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। जो भी आंसर आ रहा है कुछ तो आ रहा होगा यार। 5PL³ 192, 5/192, ये बैठेगा आपका, एक ही आंसर आ रहा है, दो और आंसर बताइए जल्दी से, जिनका भी निकल रहा है। यार कैलकुलेशन तो करनी है, ये कैलकुलेशन नहीं हो रही आपसे। 64 × 3, ठीक है, उसके बाद 32 × 4 × 2, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पर ये चीज साइड जाके माइनस हो जाएगी, उसे माइनस कर दो। देखो आ गए ना अलग अलग आंसर, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ यार, आंसर निकालो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक एक आ रहा है 5/192, एक आ रहा है 7/256, भाई आंसर सही से दो मुझे।
अब आया ना आंसर सही, बिल्कुल सार्थक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या आंसर आएगा आपका? 11/768, 11/768। यार ये सिंपल कैलकुलेशन ही तो पूछा है मैंने आपसे, इसको ठीक है प्लस इसको करना था, इधर ये माइनस माइनस प्लस करके इधर जाके फिर माइनस हो जाता, माइनस उसको करना था, आंसर क्या आ जाएगा? -11 PL³/768। दिस इज द वाई डी, दिस इज द वाई डी। ठीक है, वाई डी किस में आ गया? निगेटिव में, मतलब ये वाई डी भी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 11 PL³/768 EI, बहुत बढ़िया। इतनी लेंदी कैलकुलेशन, 5 मिनट में आपने ये कैलकुलेशन निकाली है यार, सोचो तो जरा क्या कर रहे हो आप। हाँ, छोटी सी कैलकुलेशन आप 5 मिनट लेके चल रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आपको ये दिख रहा है, मैंने आपसे बोल दिया था स्टार्टिंग में, बोल दिया था माइनस माइनस कर देना और इसका प्लस हो जाएगा तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा ऑब्वियस है। और ये यहाँ पर कैलकुलेशन है, क्या करते क्या हो भाई? सिर्फ देखने से काम चल रहा है क्या है? मतलब इसको प्रैक्टिस नहीं करनी है, नॉलेज से ही काम चल रहा है आपका, नॉलेज से ही गेट निकल जाएगा आपका। हाँ, कभी नहीं निकलेगा। सिर्फ नॉलेज से सिर्फ देखते रहोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप इसे नोट्स कितने बना रहे हैं भाई, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह दे देता हूँ कि हाँ स्क्रीनशॉट कर लो, इसके नोट्स बना लो, पता नहीं नोट्स कितने बना रहे हैं। ऐसे काम करोगे तो सिर्फ नॉलेज मिलेगी और कुछ नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब, क्योंकि आपकी मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ यार, आपकी कैलकुलेशन गजब है भाई। मतलब इतना टाइम लगा रहे हो एक कैलकुलेशन करने में, और उसके बाद भी आंसर कितने आ रहे हैं? सिर्फ 3 या 4। चलो ठीक है, आपका किसी का गलत है, मैं उस चीज को नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 3 या 4 आंसर आ रहे हैं, जबकि और भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है रिप्लाई करने से। क्योंकि प्लीज यार ऐसे ना करो। ठीक है, ये कोई ऐसा तो नहीं था सोम था, ये सिंपल हमारा कैलकुलेशन था, उसका तो रिप्लाई कर सकते हो यार। चलो ठीक, नेक्स्ट। हाँ, बात कर रहे थे हम इस वाली चीज की, क्या ये तो हो गया कंप्लीट अब। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, जीरो स्लोप नॉन जीरो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यार प्लीज पूछ लेना, पूछोगे भाई, वही वाली बात है ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो पूछोगे क्यों? क्योंकि आपको डाउट ही नहीं आएगा। जितने ज्यादा डाउट आते हैं ना स्टूडेंट के, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम क्रैक करने के। पहले डाउट लेके आने वाली स्टेट में तो आओ, उसके बाद एग्जाम क्रैक करने की सोचना। ठीक है, डाउट तो लेके नहीं आते हो क्योंकि आपको करना ही नहीं है कुछ। जब आप करोगे ही नहीं कुछ तो कहां से आंसर आ जाएंगे भाई, कहां से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? तो प्लीज जो स्टूडेंट यहाँ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ के 2-3 घंटे क्लास के सामने बैठ के, उसके बाद दूसरी क्लास के सामने भी बैठ के काम खत्म, हमारी हमारी तैयारी होगी सर, हम तो 9 घंटे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी क्लासेस 9 घंटे चल रही हैं, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। तो ऐसे अगर स्टूडेंट हैं आप, तो प्लीज ये मान के चलना कि आपका नहीं होने वाला। ठीक है, आपका सिर्फ हद से हद क्वालिफाई होगा बस, और क्वालिफाई होने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है चीजों को, क्या करना है? एक रैंक लेके आनी है। जब तक रैंक नहीं लेके आओगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं लगेगा। ठीक है, 30 अबव ले आओगे, ठीक है 30 अबव ले आए क्योंकि आपको याद रहा, चलो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, आपने याद कर लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने मेरी बातें सुनी, आपको याद रह गया, अच्छा ये याद रह गया मोमेंट एरिया मेथड में होता क्या था, आपने वहां जाके लगा दिया, आप इतने शार्प हो, मैंने ये मान लिया। बट आपके मार्क्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 40, है ना? क्वालिफाई कर लिया बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। फायदा क्या उस चीज का? सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो। ठीक है भाई, अगले साल किसी पीएसयू में जाना है या नहीं जाना है? ठीक है, एमटेक करना है अच्छे से या नहीं करना है? ठीक है, अगर वो चीजें करनी है तो भैया रैंक लेके आनी पड़ेगी। रैंक लेके आने के लिए आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक एग्जाम में एक रैंक मिलेगी, एक अच्छा स्कोर मिलेगा, तभी आपको एमटेक में एडमिशन मिलेगा, तभी आपको पीएसयूज में एनरोलमेंट मिलेगा। तो ये चीज प्लीज याद रखो यार, नहीं तो फिर अपने माइंड को ना सोने दो, कोई टेंशन नहीं है, घर पे पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बस थ्योरी पढ़ रहा हूँ और हो गया मेरा एग्जाम क्रैक, कभी नहीं होगा। यही छोटी सी ड्रॉबैक होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से, मैं देख नहीं पाता हूँ कि आप कितना सोल्व कर रहे हो। ठीक है, जबकि ऑफलाइन का ये फायदा होता है कि मैं देख पाता हूँ कि हाँ यार कौन बंदा कितना सोल्व कर रहा है, कौन कितना पानी में है, मुझे पता होता है, और मैं उस पर उतना ही एम्फेसिस कर सकता हूँ कि हाँ यार ये आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेकार है आपकी पढ़ाई। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता, फिर कहीं और पे लगाओ। ठीक, अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं और पे लगाओ, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि रैंक निकालना मैटर करता है आपका। ऐसे अगर करते चलोगे तो कोई काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज जितना मैं बोलता हूँ, और पता नहीं कितने स्टूडेंट तो असाइनमेंट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं ये भी नहीं पता मुझे,
क्योंकि क्वेश्चंस जिसके आते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप में से डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ सभी स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। जो स्टूडेंट मुझे ठीक लग रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो चीज बहुत बढ़िया है और उसको कंटिन्यू रखो, ज्यादा बड़ाई में मत आओ अपनी, ठीक है। उसको कंटिन्यू रखो, जब तक एग्जाम नहीं निकलता तब तक कोई बात नहीं है। तो आप भी उसी लेवल पर हो जिस लेवल पर 0 मार्क्स वाला है, जिस लेवल पर फेलियर बंदा है, आप भी अभी उसी लेवल पर हो। जब तक आप रैंक नहीं लेके आओगे तब तक आप भी 0 लेवल पर हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यहाँ मेहनत कर रहा है, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ। ये मत सोचो मेहनत करना ही हमारा आउटपुट देना है, ना, मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी है, ठीक है। आउटपुट जब तक आप एग्जाम में रिजल्ट नहीं लेके आते हो, मार्क्स नहीं लेके आते हो, रियल में, इमेजिनेशन में आपने लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल में जब तक मार्क्स नहीं लेके आते हो तब तक आपकी मेहनत भी उन 0 के हिसाब से है जो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं मानता हूं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स की वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना नोट्स बना रहे हैं, ना क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से, समझ लीजिए वो 0 हैं, ठीक है। नॉलेज का कुछ नहीं होने वाला आगे। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, कहाँ नॉलेज दिखाओगे भाई? जो ऊपर वाला हेड बोल देगा वही आपको करना है, बस अपनी नॉलेज नहीं दिखा पाओगे वहां, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप नॉलेज दिखाओगे उसके लिए आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। नॉलेज तब दिखा पाओगे ना जब एमटेक हो, आप बीटेक होंगे और आपके ऊपर हेड एमटेक वाला बैठा होगा, वो कहाँ से आपकी नॉलेज चेक करेगा भाई? सोचो जरा, अभी यही साल है आपके पास जो कुछ कर सकते हो, कोरोना का फायदा उठा लो यार। आपको ना आने जाने का टाइम वेस्ट करना पड़ रहा, ना कुछ करना पड़ रहा, घर पे पड़े हो आराम से, खाना पीना खा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद भी अगर ये चीजें नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है ना। तो प्लीज यार थोड़ा फोकस कर लो, रैंक निकालनी है तो फोकस करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है तब जाके चीजें बनती हैं, ऐसे नहीं बन पाती हैं, ठीक। चलो, हाँ, मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था। जैसे ही कल आपने किसी ने स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर अगर ये पैराबोला टाइप होगा तो उसका एरियाज क्या होंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले हम क्या करते हैं, एक यूडीएल, यूडीएल अभी तक मैंने यूडीएल नहीं लगाया था ना मोमेंट एरिया में, ठीक है। तो अभी फिलहाल यूडीएल लगाओ, ठीक है। यूडीएल से जो हमारे पास ये डब्ल्यू है, मान लीजिए डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर वाई बी क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वाई बी क्या होगा? आप क्या लेके चलोगे इसका? मोमेंट, मोमेंट बीएमडी, मोमेंट डायग्राम। मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा आपको याद है? इसका एसएफ डायग्राम कैसा बनता है? एसएफ डायग्राम बनता है इसका कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी, इसका एसएफ डायग्राम बनता है लीनियर, ठीक है। कांस्टेंट बनता है पॉइंट फोर्स का, इसका एसएफ डायग्राम बनता है लीनियर। सो इसका बीएम कैसा बनता है? पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला कैसा जाता है? ये चीजें सारी मैंने प्रूफ करा रखी है आपको, कहां पर? बीएमडी में, चैप्टर 3 में, कि इसका ये ग्राफ ऐसा जाता है, ना कि ऐसा। यहां अगर ये गलती कर दी ना आपने तो गड़बड़ कर दोगे। पैराबोला 2 होते हैं, दोनों के एरियाज अलग होते हैं, दोनों का एक्स बार अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलती मत करना, जो ग्राफ बनवाया था वही बनाना। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया था? ऐसा, ठीक है। तो अब इनके एरिया क्या होंगे? अब देखो फिर से वही कहानी पुरानी वाली, ए बी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ थीटा बी माइनस थीटा ए बताओ। तो थीटा ए तो 0 है, ठीक है। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ दिस डायग्राम, ये जो आपके पास डायग्राम है इसका एरिया कितना होगा? यहाँ 0 मत मान लेना भाई, ये बिल्कुल लास्ट इस वाले पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। वो तो जरा एक कर्व है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से ये 0 से चल रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब इसे 0 मत मान लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा कर्व बन रहा है जिसका एरिया क्या होगा। तो इस एरिया के लिए आप पहले ये चार्ट याद रख लो और इसको जरा प्लॉट कर लो अपने नोट्स में। ये जो चीज है इसको प्लॉट कर लो अपने नोट्स में, इससे कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या? यहाँ पर पहले ये 2 डायग्राम बनाओ अपने माइंड में। क्या? 1 इधर बनाया, 2 इधर बनाया, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप से बना लिया। इस रेक्टेंगल में एक कर्व बना दो ऐसे, इसमें एक ऊपर वाला फिगर जिसमें कर्व ऐसे जा रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे वाला, ये क्या है? मेरा 1 है, ठीक है। और ऐसे वाला जिसमें ये इस तरह से जा रहा है फिगर, ये मेरा क्या है? 2 है, ठीक है। तो अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 की वैल्यू होती है ab अपॉन n प्लस 1। n क्या है? n है हमारे पास x की पावर n। कि पैराबोला मैंने बताए थे, पैराबोला होता है सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर हो गया या थर्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यानी कि x का स्क्वायर, ये पता है आपको, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, ये पता है यहाँ पर x स्क्वायर है, आपको मैंने समझा रखा था, दिस इज द x स्क्वायर, मतलब x की पावर n। तो x की पावर n के फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। ए बी क्या है यहाँ पर? ए, ये वाली डायरेक्शन हो गई ए, ये हो गई बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन में n प्लस 1, दिस इज द a1, दिस इज द a1, ए बी अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ए बी अपॉन n प्लस 1। जबकि x1 वार क्या है यहाँ पर? a अपॉन n प्लस 2। x1 वार कहाँ से होगा बस ये ध्यान देना है, x1 वार होगा इस वाले इससे,
बेस से, वर्टेक्स से नहीं, बेस से। x1 बार कितना है, a अपॉन n प्लस 2, ठीक है, n की वैल्यू जो भी हो, और a क्या है, a है मेरा इस डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं a2 की बात करूं तो क्या होता है, वो ab इंटू n, n की वैल्यू x स्क्वायर में 2 हो गई, ab n अपॉन n प्लस 1, और x2 बार कहां से है, यहां से, ध्यान से समझना, ये था बेस से, जबकि ये है वर्टेक्स से। ये जो x2 बार है ये है वर्टेक्स से, ये था बेस से, ये है वर्टेक्स से, x2 बार। इसलिए फिगर याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, x2 बार आप इस साइड से ले रहे हो, तो x2 बार इसके वर्टेक्स से है ना, जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसके वर्टेक्स से, तो कितना है, b इंटू एन प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2, ठीक है, ये है मेरा x2 बार। चलो फिर यहाँ से देखो कौन सा वाला फिगर बन के आ रहा है यहाँ पर, ये वाला फिगर कौन सा है, 1 है या 2 है। अब देखते हैं चीजों को, माइंड को उस वाले फिगर में आपने प्लॉट कर लिया है नहीं, अपने नोट्स में प्लीज यार प्लॉट कर लो थोड़ा, ठीक है, नोट्स में प्लॉट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा है मेरा, 1 है, 1 है, तो इसका A1 एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये 1 है ना, तो एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है सब, इसका 1 वाले का एरिया क्या होगा, 1 वाले का एरिया AB अपॉन n प्लस 1, AB अपॉन n प्लस 1, तो AB अपॉन n प्लस 1, AB क्या है, AB है हमारे पास, ये है B और ये है A, तो A की लेंथ क्या होगी L, B कितना होगा, ये कैलकुलेट कर रखा है, कितना होगा, इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, WL, कहाँ लग रहा होगा, L/2 पर, तो कितना हो गया, WL²/2, याद आ रहा है या नहीं, BMD है ना, WL²/2, सो ये वैल्यू होगी WL²/2, कितनी, यहां से ये वाली WL²/2, और ये कौन सा डायग्राम है, EI वाला, M अपॉन EI वाला, तो M अपॉन EI है, ये WL²/2 EI, ठीक है, ये W स्मॉल वाला W है, WL²/2 EI, ये क्लियर हुआ या नहीं, बताओ भाई, नहीं हुआ तो फिर से बताऊं, देखो क्या है, ये जो है, होता है, इसका मोमेंट कितना आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, इसका टोटल फोर्स इनटू इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से जा रही है, तो L/2 से जाएगी, जो हम एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स लेके चलते थे, ये कितना है, W इंटू एल का, कहां से जाएगा, L/2 से, तो ये कितना होगी, WL²/2, ये किसका डायग्राम होगा, M अपॉन EI का, तो EI यहाँ प्रिज्मेटिक था तो मैंने EI से डिवाइड कर दिया सीधा, तो WL²/2 EI ये हो गया, और L हमारे पास ये हो गया, सो B, A है हमारे पास ये, B है हमारे पास ये, तो A इंटू बी कितना हो गया, WL²/2 EI, ये W छोटा वाला है इसीलिए यहाँ क्यूब आ रहा है, अपॉन इंटू L, ठीक है, और यहाँ अपॉन में n+1, n क्या होगा, x² है, इसका मतलब 2 + 1 मतलब 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, WL³ अपॉन में 3 दूनी 6 EI, WL³ अपॉन में 6 EI। आपने यूडीएल वाला कल आंसर निकाला था, उससे जरा चेक करो, उससे चेक करो यही आंसर है क्या, थीटा बी का, जल्दी से चेक करो, थीटा बी का यही आंसर है यूडीएल में, यस और नो, ठीक है, यूडीएल में WL³ अपॉन 6 EI, चेक करो एक बार जल्दी से। अब देखते हैं कि इन्होंने कल कॉपी भी किया है या नहीं किया है, या फिर वीडियो चेक कर रहे हो, स्क्रीनशॉट चेक कर रहे हो, ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे, कुछ स्टूडेंट तो स्क्रीनशॉट चेक कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे ठीक है यार, नोट ही नहीं किया, अभी रहने दो ना, ठीक है, तो प्लीज यार हर चीज की हर डे की नोट्स बना लो, ठीक है, अगर ऐसे छोड़ दिया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, थीटा बी हमारे लिए ये हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, वाई बी, ठीक है, तो वाई बी क्या होगा, वाई बी माइनस वाई ए, फिर से, तो वाई ए तो हमारा 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए इंटू एक्स बार, देखो ध्यान से समझना, एक्स बार कहां से लिया जाता है, और जो मैंने फॉर्मूले में दिखा रखा है वो कहां से दिखा रखा है, वो डिपेंड करता है, मैंने यहां कहां से दिखा रखा है एक्स बार, इस जगह से, जबकि फॉर्मूले में कहां लिया जाएगा, इसमें कहां से लिया जाएगा, एक्स बार नॉन जीरो स्लोप से, तो नॉन जीरो स्लोप यहाँ पर कौन सा है, नॉन जीरो स्लोप यहाँ पर कौन सा है, बी, तो एक्स बार में किसका लूंगा, कौन सी डिस्टेंस लूंगा, यहां से एक्स बार लूंगा मैं यहां से, क्लियर है या नहीं, एक्स बार मेरी ये है, ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस थी L, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैंने A अपॉन n+2, दिस इज द x1 बार, x1 बार मतलब 1 वाली बार, तो A अपॉन n+2, A कितना है मेरे पास, ये लेंथ हमारे पास कितनी है, उस फिगर के हिसाब से L, उस फिगर के हिसाब से यही डिस्टेंस L है, इस फिगर में मत दिखाओ नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये चीज A है, तो A मतलब वहां L है, L अपॉन में कितना हो जाएगा, ये n+2 मतलब 2 + 2 मतलब 4, ये हो जाएगा L/4, बात क्लियर है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, L/4, x1 बार कितना हो गया यहाँ पर, L/4, यस और नो, पहले ये देखो, यहाँ जो फिगर वाला x1 बार था वो कितना हो गया, फिगर वाला x1 बार यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितनी ले ली, ये वाली दूरी, ये है मेरी L/4,
L अपॉन A अपॉन n+2 मतलब L/4। तो ये कितनी बची, ये कितनी बची जो कि मेरी x बार है, जो मुझे फॉर्मूले में लिखनी है, ये कितनी बची, ये बची L माइनस L/4, L माइनस L/4। सो कितना हो जाएगा 3L/4। यस और नो, 3L/4, वेरी गुड। ये 3L/4 यहाँ रख दो और ये चीज यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा WL3/6EI इंटू में 3L/4। तो कितना आंसर हो गया यहाँ से, ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। तो WL⁴ अपॉन में 8EI, क्या यही आंसर था कल, ठीक है। अब जो गेम खेलना था वो मैंने खेल लिया, हाँ हमारा यही आंसर था WL⁴/8EI। यहाँ 6 होता है, यहाँ 8 होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो यहां से हमने ये चीज समझ लिया। तो पैराबोला वाली जो रिलेशन है वो प्लीज ये चीज याद रखना और इसको वहां अप्लाई करना है, इस चीज को वहां अप्लाई करना है। कर लोगे या नहीं, ये चीज समझ में आ गई या नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल की गेम है बस, और कुछ नहीं है। x1 बार अगर ये है तो आपने नॉन जीरो स्लोप से देखना है, तो यहां से डिस्टेंस लोगे उस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए नॉन जीरो स्लोप इस साइड है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस लोगे उस फिगर में, जो भी ये फिगर अगर बन के आता है तो, ठीक है। अगर ऐसा फिगर बन के आता है तो जनरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले फिगर से, ठीक है, ऐसे वाले फिगर से, जनरली 1 वाले से, ठीक, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो मेथड बनेंगे, ठीक है, ठीक है, अब जो मेथड बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास सुपरपोजिशन मेथड। एक हमारे पास बचा है सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। सेकंड बचा है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। साथ ही हमारे पास बचा है ये हो गया, ये हो गया, एंड साथ में जो कास्टिग्लिआनो थ्योरम होती है वो स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अंदर मैं कवर कर लूंगा। साथ ही मैं थोड़ा सा लेके चलूंगा मैकॉले मेथड को एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट मेथड को, थोड़ा सा लेके चलूंगा उनको, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेके चलूंगा क्योंकि उनसे रिलेटेड इतने आपके मैकेनिकल में तो क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो अगर डिपेंड करता है टाइम पर, अगर टाइम ठीक से बच रहा है तो मैं लेके चलूंगा, नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं है इतनी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये 2 पार्ट बचे हैं, ये हम कल कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन क्वेश्चंस को करो। असाइनमेंट 30 से हमारे डिफ्लेक्शन शुरू है, असाइनमेंट 30 से आई थिंक डिफ्लेक्शन शुरू है, चेक कर लेना। जो थ्योरी ऑफ फेलियर का असाइनमेंट है वो लास्ट में दिया हुआ है 40 के आसपास, थ्योरी ऑफ फेलियर का असाइनमेंट 40 के आसपास है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन का जो असाइनमेंट है वो 30 से शुरू है, ठीक है। तो उनको देख लीजिएगा, असाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एरिया वाली स्लाइड, ठीक, ये रही, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उनको ट्राई करो, ठीक है। हाँ, आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ, ये काम कीजिएगा प्लीज, ठीक है। जो इस टाइम लेफ्ट कर गए होंगे तुरंत सुनते ही उनके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है, किसी ने नहीं किया गुड, ठीक है। तो मैं कुछ काम दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो। इस हो गई है कॉपी, ठीक है। आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, किसकी, एक टेबल फॉर्म कीजिए, किसकी, कुछ ये फिगर की। इन पर थीटा मैक्स एंड वाई मैक्स निकालो, किसकी हेल्प से, मोमेंट एरिया मेथड से। सब पर मोमेंट एरिया मेथड से वाई मैक्स एंड थीटा मैक्स निकालो। हो गया ना काम, काफी सारा करना, स्टार्ट कर देना अभी जैसे क्लास ओवर होती है, ठीक है। फिगर बनाओ इस तरह से, अगर आपको समझ में आ गया तो भी आप खुद से निकालो इन चीजों को, मेरे नोट्स को मत देखो, खुद से निकालो। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर डब्ल्यू मानना, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू ले लो, ये चलो पी से भी याद हो जाता है डब्ल्यू से। थर्ड, यहाँ डब्ल्यू एल हो गया, और कैपिटल डब्ल्यू भी बताना, कैपिटल डब्ल्यू है डब्ल्यू एल, इनके टर्म्स में भी रखना इसको, जैसे कल समझाया था। थर्ड है ये रहा, ये सारा एक टेबल फॉर्म में बना देना है आपको, इसी टेबल फॉर्म में ऐसे, ठीक है। पहले इनके इंडिविजुअल कैलकुलेशन करो अपने नोट्स में, उसके बाद इनकी टेबल फॉर्म में ये चीजें फाइनल आउटकम में रखना, क्योंकि जो ये टेबल फॉर्म रहेगी यही आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है, याद रखनी है हमेशा। उसके बाद ये मैंने वैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड से समझा दिए हैं, बट इसे मोमेंट एरिया मेथड से निकालो सबको, सबको, ठीक है। ऐसे चाहे होगिंग ले लो, सैगिंग ले लो, आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे होगिंग ही ले लो, ठीक। सिक्स्थ, आप देखो बन गए ना काफी सारे क्वेश्चन। डब्ल्यू, सेवेंथ,
ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट कोई नहीं, अगर करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कल के लिए छोड़ देना, बता दूंगा इसका आंसर सीधा। ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, ठीक है। यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू का, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हो गए 8 हो गए, ठीक है। अभी इतने ही रखो बस, ठीक है। 8 के क्वेश्चन करो और टेबल फॉर्म में इनको बना के लेके आओ, ठीक है। टेबल फॉर्म में बना के लेके आओ, ठीक। ये वाली चीज छोड़ देना, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो करना है, 7 तक तो करना है। मोमेंट एरिया मेथड से करो, थीटा मैक्स वाई मैक्स निकालो सबका, ठीक है। चलो इतना काम काफी है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। बैठ जाओ करने अभी, ठीक। और कोई डाउट है तो पूछ लो।